बोला यस। रिकॉर्डिंग मैसेज मिल गया? रिकॉर्डिंग अभी मैसेज हुआ होगा। मैंने लिखा अभी मैसेज हुआ होगा, ये इसका ट्रांसलेशन कर रहा है, यू आर ओल्डर। ठीक है, मैंने क्या बोला पता नहीं, देखो ये क्या क्या कर रहा है, रिगार्डिंग मैसेज मिलियन आई विल बी देयर। ठीक है, श्रेयस मित्रा ने यस बोला, तो मैं बोला अभी हो गया होगा, तो बोलते यू आर ओल्डर। ये है एआई। समझ रहे हो, एआई से काम करवाएगा तो ऐसे ही होगा। ये बहुत लोग बोलते हैं ना एआई आएगा तो जॉब चला जाएगा, देखते हैं कितना जॉब जाता है। अगर एआई में प्रॉब्लम हुआ उसमें तो ह्यूमन टेक्नीशियन चाहिए, उससे भी एआई। वही वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये कितना भी बड़ा टेक्नोलॉजी आ जाए भाई, जो ऊपर वाला का टेक्नोलॉजी है ना, उससे बड़ा टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता। घर का काम कराना, खाना पकाना, झाड़ू पोछा लगाना। फिर पता चलेगा। छोड़ो, कुछ गंदा बात दिमाग में आ रहा, नहीं बोलेंगे। वही तो लोग मानो तुमने उसको बोला, एक एक फूड होता है रेस्टोरेंट में मिलता है, स्मोक देते हैं, ठीक है, अब वो स्मोक का मतलब समझेगा पूरा जला दे। कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर। अच्छा बेसिकली ये फाइनेंस के क्लास में ना हम लोग आजकल एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किए हैं। ये ऑब्वियसली एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल है, बट मोर प्रिसाइजली अगर कहा जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं कैश मैनेजमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैश मैनेजमेंट, कैश एंड ट्रेजरी। ट्रेजरी समझते हो? ट्रेजरी नहीं समझता? घर पे है ना पैसा, फिर क्या बोलते हैं, सोना जहरत है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेजर। ट्रेजर मैंने वही जिसका जिसका जो वैल्यूएबल चीज है उसे ट्रेजर कहते हैं, है ना, बस इतना सा बात है। तो बेसिकली जब बात हम लोग कंपनी लेवल में करते हैं, तो कंपनी लेवल में उसका जो कैश है and उसका जो ट्रेजरी है, माने बेसिकली कंपनी अपना कैश एंड वेल्थ को कैसे मैनेज करेगा, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है ये उसके ऊपर। इससे पहले जो ये टॉपिक जहाँ से स्टार्ट हुआ था मेनली, वो था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। डे टू डे लाइफ में एक कंपनी किस तरह से अपना वर्किंग कैपिटल जुगाड़ करता है उसका सिस्टम। जैसे एक कंपनी को बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए, तो वो क्या करता है कि उसका कुछ रॉ मटेरियल का जरूरत है, कुछ लेबर लोगों के काम कराना है, कुछ लोगों को डेटर मैंने बेसिकली क्रेडिट में सामान बेचना है। ठीक है, फिर इस तरह से वो बेसिकली क्या करना चाहता है कि जितना काम वो बिजनेस के लिए चाहता है, वो सारा पैसा उसके पास हमेशा क्या होना चाहिए? रेगुलर फ्लो होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस करना एक कला है सर, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है, इसको प्रॉपरली मैनेज करना इतना आसान बात नहीं है। तो इतना सारा चीज मैनेज करने के लिए यू ऑलवेज नीड अ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और जब भी बिजनेस के पास वर्किंग कैपिटल का दिक्कत हो जाता है, बिजनेस का जो रेगुलर या स्मूथ फ्लो है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। ठीक है, और बिजनेस का फ्लो रुक जाना माने आगे जाके लॉस, फिर बिजनेस बंद होना। और बिजनेस बंद होने का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है जानते हो ना? सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? एक तो इकोनॉमी का सबसे बड़ा हालत खराब होती है, मतलब जिस इंडिविजुअल का बिजनेस है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम। फिर सेकंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिसके बिजनेस था उसके बिजनेस में कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ लोग एम्प्लॉयड तो था, तो एम्प्लॉयमेंट का जाना चालू हो जाएगा। मानो एक बड़ा सा फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में जितना लोग काम करते हैं, फैक्ट्री बंद मैंने मालिक का तो गया, उसके साथ साथ फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनका गया, है ना। फिर फैक्ट्री के ऊपर बेस करके जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी चलता था उसका गया, आसपास में जो होटल रेस्टोरेंट चलता था उसका गया। समझ पा रहे हो सर? एक बिजनेस का बंद होना क्या खतरनाक चीज है, ये आपको मैं सिर्फ बोल के नहीं समझा सकता। इसके लिए आप बंगालीज को पूछो। सर फिर से बंगाल आ गया। हाँ सर, एक्चुअली वेस्ट बंगाल इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टेट होता था। ठीक है, 1947 का अगर मैं आपको डेटा निकाल के दिखाऊं, पूरा इंडिया को दो हाथों से ऐसे, मैंने ऐसे होता है ना कि हमारा दो हाथ दो स्ट्रेंथ का बात है, तो इंडिया को अगर दोनों हिस्से से ऐसे, तो इंडिया का मैप देखोगे एक तरफ तुमको बंगाल दिखेगा, इवन इंक्लूडिंग टूडेज बांग्लादेश। ठीक है,
क्योंकि 47 से पहले ये बांग्लादेश नाम का कोई चीज नहीं, ठीक है। तो जो भी हो, अब ये तो एक तरफ है बंगाल, दूसरी तरफ है गुजरात, ठीक है। अब ये गुजरात और बंगाल दोनों ना भारत को ना ऐसे स्ट्रेन देता था। किसे? इनके पास ना दो तरह का इंडस्ट्री था। बंगाल के पास था जूट और गुजरात के पास था कॉटन, ठीक है। जूट इंडस्ट्रियल यूज के लिए एकदम भयंकर उसका डिमांड था उस टाइम पे, और कॉटन का तो था ही, ठीक है। तो कॉटन एंड जूट मिला के पूरा भारत का इकोनॉमी का बेस बना, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट एवरीथिंग। अब चलो गुजरात के बारे में बात नहीं करूंगा, कॉटन इंडस्ट्री आज भी है, इसीलिए गुजरात में अहमदाबाद सूरत ये सब एकदम भयंकर चलता है। लेकिन बंगाल वाला सिचुएशंस बहुत ही बर्बाद। आज के डेट में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ है, ठीक है। वहाँ का पॉलिटिकल सिनारियो अलग है, यहाँ का पॉलिटिकल सिनारियो अलग है। बट एक कोइंसिडेंस देखो, जस्ट एक बार एक कोइंसिडेंस देखो, रिसेंट सिचुएशंस में, एकदम करंट सिचुएशंस में, उधर वाला बंगाल में भी प्रॉब्लम, इधर वाला बंगाल में भी प्रॉब्लम, सेम टाइम पे, रीजन कुछ भी हो, सेम टाइम पे दोनों जगह पे क्राइसिस क्यों? क्या क्या रीजन है? अब मैं बाकी रीजंस को छोड़ता हूँ साइड के, लेकिन एक रीजन तो आपको कॉमन मानना पड़ेगा, वो है कि यहाँ का फाइनेंशियल डिटोरिएशन। घर पे पैसा ना हो ना, जैसे हिंदी में एक कहावत होता है कि क्या बोलते हैं उसको, गरीबी में आटा गीला, सुने हो ना, ठीक है। अब क्या है कि बांग्लादेश का भी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं है, और पश्चिम बंगाल का फाइनेंशियल सिचुएशन डे बाई डे डिटोरिएट हुआ है, स्पेशली आफ्टर 1970s, स्पेशली कम्युनिस्ट लोग इधर आने के बाद से। विद ऑल रेस्पेक्ट टू दी, अगर किसी के फैमिली में सीपीएम फॉलोअर्स है तो, ठीक है। मैं एग्जैक्टली आपको डेटा के साथ बात कर रहा हूँ। क्या हुआ है कि ये जो वर्किंग कैपिटल से बात उठाया ना मैंने, भारत में जितना, पश्चिम बंगाल में जितना कंपनीज चलता था, ये पूरा जो गैंजेस है ना, गैंजेस गैंजेस जानते हो ना, गंगा रिवर, ठीक है। ये गंगा रिवर से अगर कभी लॉन्च बाई लॉन्च जाते हो टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, इधर तो और 70-80 किलोमीटर जाने से समुंदर पहुंच जाएगा, हमें वापस पीछे जाना है, ठीक है। तुम अगर यहाँ से कम 40-50 किलोमीटर बाय लॉन्च या जहाज करके शिप करके जाते हो, तुम्हें बहुत पुराना फैक्ट्री देखने को मिलेगा। सारे के सारे जूट इंडस्ट्री एंड रिलेवेंट कनेक्टेड इंडस्ट्री है, सब बंद पड़ा है, सब खत्म। इवन एकड़ एकड़ जमीन विथ फैक्ट्री सब बंद पड़ा है। मजाक नहीं करो, अगर कभी कोई ड्रोन से कोई दिख जाए तो भी देख सकते हो, बहुत लोग वीडियोस भी बनाते हैं। मेरे को, मेरा जो छोटा सा मेरा वर्किंग करियर है, ऑफिस लाइफ सो कॉल्ड, ठीक है, उस टाइम पे मेरे को ऑडिट करने का मौका भी मिला था ऐसे ही एक जूट इंडस्ट्री में। चलो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट उस टाइम पे मुझे इसका और भी ज्यादा पता चला था कि क्यों इस तरह का इतना इंडस्ट्री खत्म हो गया। तो प्रॉब्लम क्या गया था, ये ऑन दैट टाइम जो कम्युनिस्ट का जो आइडियोलॉजी था, इस आइडियोलॉजी बर्बाद कर दिया। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ये था कि बड़े आदमी से पैसा लेके गरीबों में बांटना, ठीक है, ये इनका आइडियोलॉजी था। अब रिच लोग, उनमें से एक फेमस फेमस नाम है, बिरला ग्रुप थे उस टाइम पे, आज भी बिरला इंडिया का वन ऑफ द टॉप है, तो बिरला भी उस टाइम पे भी थे। तो ये कम्युनिस्ट लोगों का ना एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बड़े आदमी रिच रिच हो रहा है और गरीब गरीब बन रहा है, तो रिच को रिच नहीं होने देंगे। अगर रिच लोग इंडस्ट्री बनाया है तो ऑब्वियसली उनके पास लैंड भी बहुत होगा, और इसके कारण क्या हो रहा है कि गरीब लोगों के पास अपना जमीन नहीं है ना। कितना खराब लग रहा है सुन के, ये सुनो, खराब लग रहा है ना कि सब जिनके पास पैसा है वो सब लैंड को दबा के बैठा हुआ है, और जिनके पास कुछ नहीं है तो फिर ये लोग क्या इंसान नहीं है? ऐसा ही जज्बात फीलिंग आ रहा है, एग्जैक्टली कम्युनिज्म में ही बताता है, ठीक है। हमें भी खराब लग रहा है सुन के, लेकिन सर इस तरह से ना आप इकोनॉमी का बैलेंस को नष्ट नहीं कर सकते। ठीक जैसे उस दिन बता रहा था ना, अंबानी के पास तो इतना पैसा है, सब में बांट दे तो अच्छा रहेगा क्या? क्या हुआ अल्टीमेटली? नहीं हुआ ना। उस दिन समझा रहे थे, तो एग्जैक्टली सीपीएम ने हर बात में, जब भी ये वर्कर लोग इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता था विथ ड्यू टू एनी रीजन, जब भी कुछ प्रॉब्लम होता था, नोकझोंक होता रहता है एम्प्लॉइज के साथ इसका, तो लेबर अनरेस्ट बात बात में होता था। और ये लेबर को पूरा पावर या सपोर्ट था सीपीएम की तरफ से, क्योंकि यही इनका झंडा पकड़ा हुआ था। तो एम्प्लॉय का सैलरी इंक्रीज करना है, झंडा गाड़ दो, ठीक है, एम्प्लॉय का कुछ प्रॉब्लम है, झंडा गाड़ दो, तो बात बात में झंडा गाड़ो, बात बात में झंडा गाड़ो, और ऐसे करते करते इन लोगों का पावर इतना भयंकर बन गया कम्युनिस्ट के पावर के अंडर पे, कि एम्प्लॉय डिसाइड करता था कि फैक्ट्री कैसे चलेगा। इवन बिरला जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कोलकाता के सड़क में अंडरपैंट में जाना पड़ा, ऐसा हालत किया था। ऐसे उस टाइम पे तो मैं नहीं था, बट बाद में मैं इसका हिस्ट्री चेक किया। तो पॉइंट इज दैट इसके बाद से, ये सिचुएशंस के बाद से, कोई भी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट
पश्चिम बंगाल आने के लिए डरते हैं। एक कोशिश लास्ट में ये कम्युनिस्ट वाले किया था, मैं सुबह बात कर रहा था, टाटा का फैक्ट्री, ठीक है, लेकिन ये पूरा ना एंटी इंडस्ट्रियल मूवमेंट हो गया इधर। अब पॉइंट क्या है सर, इसमें प्रॉब्लम ये है कि देखो, बिजनेस करना ना एक आर्ट है, हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी से नहीं होगा। लेकिन नहीं, एक कम्युनिस्ट, मेरा एक स्टूडेंट था, ठीक है, हार्डकोर कम्युनिस्ट, मैं उनको एक बात पूछा कि भाई तुम्हारा कोई, तो ये कम्युनिस्ट लोग ना बहुत पढ़ा लिखा होता है, ठीक है, ये लोग ना रात दिन बहुत किताब पढ़ते हैं, तो मैं उनको एक छोटा सा चीज आर्गूमेंट के लिए पूछा था, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको बिजनेस से प्रॉब्लम है, तो मैं बोला इतना प्रॉब्लम क्यों, बोले नहीं एक बंदा इतना मोनोपोली क्यों क्रिएट करेगा, दैट्स ट्रू, इट्स ओके, कि क्यों एक बिजनेसमैन इतना मोनोपोली क्रिएट करेगा, तो फिर कोई किसी और को तो आना चाहिए ना, तो और कोई क्यों नहीं आ पाता है, क्या वो बिजनेसमैन आने में रोक रहा है क्या किसी को, नहीं तो रोक रहा है ना। तो मैं उनको एक सिंपल सा चीज पूछा समझाने के लिए, क्या आप किताब पढ़ते हो, बोले हाँ, हमें कोई फेवरेट डायरेक्टर ऑथर कोई तो होगा, मूवी देखते हो, ठीक है, तो डायरेक्टर का नाम बोला, हमें तो फिर जो डायरेक्टर का नाम बोला उनका मूवी बहुत पॉपुलर है, ठीक है, या फिर ऑथर का नाम बोला उनका किताब बहुत पॉपुलर है, तो कोई ऑथर का किताब इतना पॉपुलर क्यों होता है, सबको पसंद है, तो क्या बोलेगा कि एक ही ऑथर का किताब क्यों सब पढ़ेगा, और भी तो ऑथर है उनका लिखा भी पढ़ो, अरे भाई जिसका चल रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर का चला है तो वो बना है नेशनल पोएट, क्या कर सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जिस टाइम पे चला है उस टाइम पे और कोई नहीं चला, तो अगर किसी बिजनेसमैन का चल रहा है तो चलने दो ना। आज क्या है, एंटी बिजनेस मेंटेलिटी से क्या कर लिया तुमने, क्या बाकी लोग बिजनेसमैन बन गया, क्या सरकार ने बिजनेस बना दिया, क्वेश्चन। मैं किसी के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये जो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है इस पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे को जवाब दो, मैंने आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो लोग आर्गू कर रहे हैं उनको बोल रहा हूँ कि क्यों डिटोरिएट हुआ, क्यों पॉलिटिकल सिचुएशंस खराब हुआ, क्यों वर्किंग कैपिटल का बार बार बिजनेस बंद होगा तो वर्किंग कैपिटल इशू तो होगा, कैपिटल तो डिसरप्ट होगा ना, और बार एक फैक्ट्री को चालू करने में कितना खर्चा लगता है, जस्ट इमेजिन। अब बिजनेसमैन रोज रोज वर्किंग कैपिटल के लिए पागल होगा क्या, उससे अच्छा है अंधे। आईटीसी, टाटा, बिरला, ये सभी बिजनेस कोलकाता में बना था, और भी नाम है, सब बिजनेस का जो जड़ है वो कोलकाता है, लेकिन बाद में अपना सभी ने अपना बिजनेस का जो हेडक्वार्टर है कोलकाता से शिफ्ट करके मुंबई, कोई बैंगलोर, कोई साउथ, कोई चेन्नई शिफ्ट हो गया। इवन ये जो कोलकाता इंडिया का पहला चार चक्का हिंदुस्तान मोटर का ब्रांड एम्बेसडर, ये भी कोलकाता में ही बना था। एक स्टेशन पड़ता है सर हावड़ा से 10 किलोमीटर भी अगर ट्रेन में सफर करोगे, देयर इज अ स्टेशन नोन एज हिंद मोटर, वो हिंद मोटर में आज भी फैक्ट्री है, पर फैक्ट्री बंद हो गया है। हिंद मोटर माने ये जो एम्बेसडर कार है ना, जो एशिया का पहला फोर व्हीलर है, उसका भी मालिक बिरला ही था, वो एशिया का पहला फोर व्हीलर कंपनी जो कोलकाता से ही प्रोडक्शन होता था वो भी अपना फैक्ट्री शिफ्ट चेन्नई में कर दिया। तो जस्ट इमेजिन, एक शहर का, एक स्टेट का जो इकोनॉमी का जो जड़ है वो उसको कैसे आइडियोलॉजिकल इश्यूज में हिलाया गया। मैं कोई एंटी कम्युनिस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट हिस्टोरिकल जो मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स मिला है मैं उससे बात कर रहा हूँ। थोड़ा बैलेंस करना चाहिए था, मैं ये नहीं कहता कि गरीबों में बांटना नहीं चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता कि इंडस्ट्रियलिस्ट सब कुछ सही कर रहा था, लेकिन थोड़ा बैलेंस करना चाहिए था, एकदम एंटी इंडस्ट्री मेंटेलिटी सही नहीं है। और ये जो फाइनेंशियल जड़ हिला है ना, देखो, जब फाइनेंशियल जड़ हिलेगा हर जगह में, क्या होगा, पूरा का पूरा जो सोसाइटी का जो अंदर वाला बात है वो क्या हो जाएगा, खोखला बनेगा, खोखला इन द सेंस ब्लैंक होता जाएगा, और ब्लैंक होता जाएगा तो इस तरह का इंसिडेंट भी देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इश्यूज के ही कारण। इसलिए पैसा इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज है जो आपको हर चीज से बाहर निकाल सकता है। और हम लोग क्या चीज का पढ़ाई करेंगे, कैश मैनेजमेंट। चलो फोकस करते हैं, ठीक है, थोड़ा सीरियस कर दिए, बट क्या करें सर, जरूरत होता है कभी कभी। एक्चुअली मैं जब किसी प्रॉब्लम को समझने का कोशिश करता हूँ ना, तो मेरा एक बहुत बुरा आदत है, मैं उसका जड़ को ढूंढ, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना ऊपर ऊपर से नहीं होता है, उसका जड़ को ढूंढ कहाँ प्रॉब्लम है, फिर उसको सॉल्व करने का कोशिश कर। एक्चुअली मैं अभी बात कर रहा था घर पे माँ के साथ कि क्या हुआ है, दोनों बंगाल में प्रॉब्लम क्यों है, व्हाट इज द इशू, ऐसे और भी रीजंस है, मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, बेसिक फाइनेंशियल पॉइंट में ही मैंने जस्ट आप लोगों के साथ बात की। ऐसे तो अगर ये ओपन डिस्कशन का जगह होता तो मैं और भी पॉइंट उठा सकता हूँ, लेकिन हम लोग का लिमिटेशन है सर, इतना नहीं कर सकते।
गोपाल कृष्ण गोखले बोल के इतिहास में पढ़े होंगे, एक बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर एंड फिलोसोफर था। गोपाल कृष्ण गोखले सुने हो ना? उन्होंने एक भाषण में बोला था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुडे। ये उनका बहुत फेमस एक डायलॉग, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। और आज भी हिस्ट्री की किताब में जब भी कुछ चीज पढ़ते हो, ठीक है, स्वामी विवेकानंद से लेके रविन्द्रनाथ टैगोर से लेके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे, ऋषि अरविंद जैसे, ये सीए इंस्टीट्यूट का जो मोटो है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड का, ये किसका दिया हुआ है जानते हो? ये ऋषि अरविंद का दिया हुआ। समझे? ये लोगो भी, वो जो बाज का इमेज है ना, वो भी along with the मोटो। ठीक है, तो ये सब इतना बड़े बड़े फेमस फेमस इंसान एक ही टाइम पे एक ही जगह में मिला, बंगाल। और भी नाम है, जस्ट मैं आपको कुछ नाम बताया। उस टाइम पे बाकी भारत में भी तो लोग थे, लेकिन एक साथ एक जगह के अंदर से इतना फेमस माइंड नहीं निकल के आया। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था कि व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे, इंडिया थिंग्स। और उस टाइम पे बंगाल सिर्फ लिटरेसी में ही नहीं, along with that कि इंडस्ट्री, फाइनेंस, बिजनेस, हर चीज में फ्लोरिश कर रहा था। एक जगह इतना क्यों खराब हो रहा है भाई, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा। जिसका प्राइड आज भी है, इसीलिए आज भी लोग कोलकाता आते हैं। आज भी लोगों को लगता है नहीं भाई, बंगाली में कुछ तो बात है, बंगाल में कुछ तो बात है। बट ये कुछ बात है, होते 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 अल्टीमेटली डिटोरिएशन पे ही जा रहा है, पता नहीं क्या। चलो मैनेज करते हैं कैश को थोड़ा। कैश मैनेजमेंट, ये कैश मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। इसमें हम लोग, चलो आ जाते हैं सर एकदम कोर कैश में आ गए। आप लोगों को और भावुक नहीं बनाएंगे, तो मैं भाव सोचता हूँ तो आप लोगों को भी सोचा देता हूँ, सॉरी। कैश मैनेजमेंट में हम लोग बेसिकली कुछ कैश मैनेजमेंट का इंट्रो में बात किए थे और कैश मैनेजमेंट के मॉडल्स पे बात किए थे। और आज मैं आपको मॉडल्स का और भी कुछ हिस्सा बताऊंगा, कैश प्लानिंग सिखाऊंगा, कैश इनफ्लो आउटफ्लो के बारे में बताऊंगा, एंड इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बारे में भी बताऊंगा। सर ये होता क्या है कैश मैनेजमेंट? सर बेसिकली मैं आपको अभी कुछ देर पहले ही बोल रहा था कि कैश मैनेजमेंट इज नथिंग मोर देन दैट, ये बेसिकली वर्किंग कैपिटल का ही एक हिस्सा है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक हिस्सा है ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट। एक्चुअली बिजनेस के पास ज्यादा कैश होना भी अच्छा नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको रिसेंट ट्रेंड में दे सकता हूँ, बहुत बड़ा एग्जांपल, एक नहीं दो दो एग्जांपल है, बड़ा बड़ा एग्जांपल, नाम भी सुने होंगे। एक है सर एकदम आप लोगों का पसंदीदा एक कंपनी है बाइजूस। दूसरा और एक कंपनी भी आप लोगों का ही पसंदीदा होगा, बिग बाजार। सिलीगुड़ी तो আছে নাকি বিগ বাজার? দেখতে পাস, দেখতে পাস কি হয়ে গেছে এখন? কসমস হয়ে গেছে। বিগ বাজার তো আর নেই না, পাবিও না দেখ। मैं पूछा, लेकिन एक टाइम पे तो देखे होंगे ना, सिलीगुड़ी का जो मेन रोड पे बिग बाजार का बड़ा बड़ा नेम प्लेट जरूर देखा होगा। सिलीगुड़ी में क्यों, हर किसी के शहर में होगा। ठीक है, रांची, सिलीगुड़ी, आपके रूरकेला, अरुणाचल में था बिग बाजार, आई डोंट नो, मुझे इतना आइडिया नहीं। ठीक है नहीं, ये लोग वहां पर नॉर्मली उधर जितना ज्यादा होता है, जिधर पॉपुलेशन ज्यादा हो, मार्केट ज्यादा हो, उधर ज्यादा होते हैं। तो और ऐसे अरुणाचल वगैरह पहाड़ी एरिया में ऐसी पॉपुलेशन कम है, वहां पर बिग बाजार वगैरह को ना आने नहीं देगा, आने नहीं देगा, क्योंकि तो फिर लोकल बिजनेसमैन को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, वो इम्बैलेंस कर देगा। जहां पर आबादी बहुत है, नॉर्मल लोग इतना फुलफिल नहीं कर पाते हैं, वहां पर ये क्यों 5 बिग बाजार कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हो, ये बिग बाजार हो या बाइजूस, इनके पास ना भर भर के पैसा आया था, भर भर के। इवन बाइजूस का तुम अगर एक साल पहले का वैल्यूएशन देखोगे ना, ठीक है, कितने का वैल्यूएशन था, करीब $10 बिलियन, ऐसा ऐसा वैल्यूएशन आया, 10 बिलियंस। वो उसका आज का वैल्यूएशन जीरो है। प्रॉब्लम क्या हो गया? अच्छा, वैल्यूएशन कैसे आता है? कैश से आता है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, एकदम पैसे का बात करते हैं। चलो, किसी का बिजनेस का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? सपोज आज गोपाल एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब गोपाल के बिजनेस में गोपाल का पापा गोपाल को कितना दिया? चल 1 करोड़ दिया तेरे पापा तेरे को, ठीक है। अब अगर आज के डेट में गोपाल के पास 1 करोड़ है, अगर मैं गोपाल को पूछूं गोपाल तुम्हारा बिजनेस का क्या वैल्यूएशन है, तो सिंपल सब देख लो, मेरे पास 1 करोड़ है तो वैल्यूएशन भी 1 करोड़ का है। कल मानो गोपाल का बिजनेस 1 करोड़ से स्टार्ट होता है और उसी 1 करोड़ को यूज करके गोपाल का बिजनेस मार्केट में 4 दुकान खोलता है, चार दो एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी खोलता है,
फिर बिजनेस के धीरे धीरे क्या होता है, टर्नओवर स्टार्ट होता है, सेल स्टार्ट होता है, प्रॉफिट स्टार्ट होता है। तो जो बिजनेस एक बार रनिंग हो जाएगा और गोपाल का बिजनेस का थोड़ा गुडविल भी क्रिएट होना चालू हो जाएगा, और ऐसा करते करते बिजनेस 2-3 साल अच्छा चलने लगा, बिजनेस का भी प्रॉफिट भी होने लगा। अब क्या लगता है, बिजनेस का वैल्यूएशन अभी भी 1 करोड़ है क्या? हाँ, ऑब्वियसली बढ़ चुका होगा, लेकिन हो सकता है कि उसने अभी तक 1 करोड़ जितना बिजनेस में डाला था उतना वापस नहीं आया। जितना 1 करोड़ उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, ये पूरा पे बैक अभी तक नहीं हुआ, लेकिन बिजनेस एक रेगुलर इनकम जनरेट करता है। गोपाल का फैमिली चल जाता है, इवन गोपाल एक के जगह और एक स्टोर भी बनाया है, इतना रेवेन्यू जनरेट हो जा रहा है। अब ऐसे सिचुएशंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि गोपाल का बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, और गोपाल भी चाहता है कि बिजनेस को और थोड़ा सा बड़ा करने के लिए। अब मैं गोपाल को बोलता हूँ, गोपाल 5 करोड़ देंगे, 5 नहीं चलो 2 करोड़ देंगे, क्या आप मुझे बिजनेस में स्टेक होल्डिंग दोगे, मैंने शेयर होल्डिंग दोगे? तो गोपाल बोलते हैं ठीक है सर, 2 करोड़ दो, आपको 10% स्टेक दे देंगे। तो अगर 2 करोड़ के बदले में गोपाल को 10 करोड़, सॉरी 2 करोड़ के बदले गोपाल मुझे 10% स्टेक देता है, तो गोपाल का बिजनेस का करंट वैल्यूएशन कितना होगा बता सकते हो? बहुत सिंपल है। 2 करोड़ के बदले गोपाल ने मुझे कितना स्टेक दिया, मैंने 10% का वैल्यूएशन इक्वल्स टू हो गया 2 करोड़। तो 1% का कितना और 100% का कितना, यूनिटरी मेथड, 2/10 × 100 है ना, आ जाएगा ना। तो ऐसा करके गोपाल का बिजनेस का वैल्यूएशन हो गया 20 करोड़। ऐसे बिजनेस का वैल्यूएशन होते हैं। और बिजनेस का वैल्यूएशन का जो फर्स्ट पार्ट था वो कहाँ से जुड़ा हुआ था, कैश से ही तो जुड़ा हुआ था। अब जैसे तुम कैश को मैनेज करोगे वैसा बिजनेस का वैल्यू बढ़ता रहेगा, है ना, या बैलेंस रहेगा। अगर कैश मैनेजमेंट में इश्यूज है तो गड़बड़ होता जाएगा। कैश मैनेजमेंट कैसे, मैंने बिजनेस के जरूरत के हिसाब से कैश को मैनेज करना, जैसे इंडिविजुअल लेवल में भी हम लोग कैश मैनेज करते हैं। आपके पास पैसा, पैसा सभी के पास कम बेसी है ना, लेकिन उस पैसे से आप कर क्या रहे हो? कुछ लोग होते हैं नहीं सर खर्च, तो फिर कर क्या रहे हो क्या मतलब ये नहीं कि पैसा है तो पकड़ में ही रख दो। इट्स नॉट लाइक दैट, पैसा है तो उसको सही जगह में खर्चा करो। बिजनेस में ज्यादा पैसा आना भी दिक्कत है, कम पैसा आना भी दिक्कत है। इसलिए देयर इज ए कॉन्सेप्ट नोन एज ऑप्टिमम कैश यूटिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्टिमम कैश यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम का मतलब है जितना जरूरत है उतना यूज करो, एक्स्ट्रा हो तो उसको कुछ और पर्पस में यूज करो। ठीक है, तो कैसे ये ऑप्टिमम कैश यूटिलाइजेशन होगा, यही कैश मैनेजमेंट का मेन पर्पस। बात समझ में आ रहा है? जैसे घर पे कोई भी चीज ज्यादा होना अच्छा नहीं है। जैसे हम लोग देखना घर पे एक सिंपल चीज बताते हैं, इसका एक ए मैनेजमेंट भी, देयर इज ए नोन एज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसका आप लोग ना, जो लोग कॉस्टिंग पढ़ते हैं ना मैम के पास, वो पढ़ते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको कॉस्ट के एग्जाम्पल से नहीं दे रहा हूँ, मैंने बेसिकली कॉस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं दे रहा हूँ, घर का एग्जाम्पल दो तो चलेगा ना। जैसे माँ को पूछो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम सबसे ज्यादा जानते हैं, माँ माने घर का जो औरत होते हैं। कैसे? बिकॉज घर में जो खाना पीना हम लोग करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना कि साल भर का पूरा खाना का एक साथ एकदम कलेक्ट करके रख देता है। ऐसा भी नहीं कि रोज का रोज मंगवाते हैं। एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट में एक मंथली बजट पे चलता है, देखना मैक्सिमम फैमिली, कि एक महीने के हिसाब से चीजें बोलता है, फिर एक महीने में उसको मैनेज करता है, फिर जैसे ही खत्म होने का सिचुएशंस होते हैं फिर पापा को बोलते हैं कि घर पे चावल थोड़ा सा कम पड़ रहा है, मैंने मुझे लग रहा है कि चावल लाना पड़ेगा, दाल लाना पड़ेगा, तेल लाना पड़ेगा, मैंने बेसिकली घर के लिए ये सब क्या है, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो कितना बैलेंस मेंटेन करे, कब मेंटेन करे, कितना पैसा है घर का, ठीक है, उसके हिसाब से तुम्हें घर का जो खाना मैंने बेसिकली फूड आइटम्स एंड एवरीथिंग का मैनेजमेंट करना है। तो ये भी एक मैनेजमेंट है। देखना कुछ फैमिली ना प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते, वो एकदम एंड मोमेंट में, कुछ लोग अचानक मैंने अचानक आ जाते हैं ना रिलेटिव्स या कुछ, ये कुछ नहीं है, कैसे होगा, इसका मतलब बैड मैनेजमेंट। हमारे भारतीय समाज में एक सिस्टम है कि अगर अचानक से आपके घर में अतिथि आ जाते हैं, अतिथि माने गेस्ट, ये अतिथि शब्द का मतलब भी बहुत अच्छा है सर, अतिथि। ठीक है, ये गेस्ट का हिंदी है। ये अतिथि शब्द का मतलब ऐसा है कि जो तिथि के हिसाब से नहीं आता है वही अतिथि होता है। तिथि माने डेट, तिथि माने डेट, अतिथि। गेस्ट वही होगा जो बोल के नहीं आए। तो फिर गेस्ट कैसा, अगर मैं बोल के जाऊंगी तो मैं गेस्ट हुआ क्या? गेस्ट वो होता है जो बिना बोल के आएगा, हाँ, इसलिए नाम है अतिथि, जो तिथि के हिसाब से नहीं आता है। अरे नाम के पीछे लॉजिक है, इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ ना कि इतना सोचोगे तो पागल हो जाओगे, छोड़ो। ठीक है, तो
कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि अचानक गेस्ट आ जाने से माँ देखना, जो फैमिली अच्छा मैनेजेबल होता है ना वो मैनेज कर लेता है, लेकिन जो फैमिली मैनेज नहीं कर पाते वो मैनेज नहीं कर पाते। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर फैमिली का चलना नहीं था, कंपनी का बात कर रहा हूँ। इमरजेंसी अर्जेंसी कंपनी में भी आता है। अब अचानक से दिक्कत हो, आपका मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो आप मैनेज कर लोगे, नहीं तो वही प्रॉब्लम आपको दिक्कत में डाल देगा। बिग बाजार के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। बिग बाजार बहुत अच्छा चल रहा था, एक छोटा सा घटना, छोटा नहीं बोलेंगे बड़ा ही घटना बोलेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ बिग बाजार के साथ नहीं हुआ, हम जैसे छोटे लोगों के साथ भी हुआ। छोटा इन द सेंस फाइनेंशियली हम लोग काफी कॉम्पेरेटिवली उनके हिसाब से कमजोरी मानेंगे, लेकिन हम लोग मैनेज कर गए, सरवाइव कर लिए, वो नहीं कर पाया। इवन छोटा छोटा ग्रोसरी स्टोर सरवाइव कर लिया, लेकिन बिग बाजार नहीं कर पाया। कोरोना, बिग बाजार आज रह जाता अगर कोविड ना हो। ये कोविड के कारण ही बिग बाजार खत्म। मार्केट में क्रेडिट बहुत था। क्रेडिट माने लोगों को क्रेडिट में, माने B2B केस में जिनसे ये रॉ मटेरियल परचेस करता था या फिर जिनको ये क्रेडिट में सामान सेल करता था, इतना क्रेडिट सेल कर दिया और खुद के पास कैश का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं। फिर कोरोना पीरियड में एक देखो, जब इमरजेंसी होता है ना उस टाइम पे ना हाथ में लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। बड़ा बड़ा जो इन्वेस्टर्स है कि करोड़ों कमाता है, करोड़ों इन्वेस्टर रखता है, वो अपने इंटरव्यू में बताता है कि हम अपने पास कुछ बैलेंस कैश मेंटेन करते हैं। ऑलवेज जरूरी। अभी हाल फिलहाल वही इन्वेस्टर को नाम याद नहीं आ रहा है। वॉरेन बफेट। हाँ समझ वही है। उनका ये इंटरव्यू में कहा कि जैसे कोरोना काल में, जैसे क्योंकि कोरोना काल में शेयर प्राइस गिरे, ऑब्वियस सी बात है। तो जब प्राइस गिरता है हम शेयर्स खरीदते हैं, तो वो शेयर्स खरीदने के उसमें बस मेरे पास पता नहीं बैंक बैलेंस हो जाना, और बैंक बैलेंस तो भी 10 लाख एक बार में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, लिमिट हो जाएगा। हाँ, तो कैश में सारा शेयर खरीद लेते हैं। सारा शेयर खरीदा अगर उसमें कैश मेंटेन नहीं करेगा, अपॉर्चुनिटी यहाँ से करेगा पूरा। और इमरजेंसी सिचुएशंस में अगर वार सिचुएशंस हो जाए, जिसके पास कैश रहेगा, जिसके पास एसेट्स रहेगा, ठीक है, मैंने ट्रेजरी रहेगा, वो सरवाइव करेगा। इसलिए हाउ यू मैनेज योर डे टू डे लाइफ, ये चीज बिजनेस के कैटेगरी में भी यूज होता है। बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूँ सर, समझ पा रहे हो कि नहीं, आई डोंट नो। हाँ, जब टेस्ट करते हैं यूपीआई और ऑनलाइन में मांगने का पॉकेट में कैश है, ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है, दिक्कत नहीं है। अरे तो ऑनलाइन में तो पापा पैसा ऑनलाइन कर देते हैं, कैश वो निकालते नहीं है, और घर जाने से मेरे को कैश निकालना पड़ता है क्योंकि बस में कंपनी सिस्टम है, ट्रेन में ऑनलाइन सिस्टम है नहीं। वही प्रॉब्लम हो जाता है, तो तुम्हारा कैश मेंटेन नहीं पड़ता। नहीं ठीक है, देखो ऑनलाइन में जो है वो भी यहाँ पर नगद ही माना जाएगा। यहाँ पर कैश माने आप सिर्फ वो कैश, रोकड़ा वाला कैश को मत समझो, जो बैंक में है वो भी यहाँ पर कैश है। ओहो, मैंने जो बेसिकली लिक्विड एसेट है उसी को हम लोग यहाँ पर कैश मान रहे हैं, ठीक है। चाहे वो आपके बैंक अकाउंट में हो, चाहे वो आपका पॉकेट में एज ए गांधी के हिसाब से, ठीक है, गांधी है ना। नाउ पॉइंट इज दैट कि ये बिग बाजार का प्रॉब्लम वही हुआ था कि जब कोरोना आ गया, इसके पास लिक्विड कैश इतना कम हो गया कि ये ब्रांच को मैनेज नहीं कर पाया, क्योंकि सेल पूरा गिर गया था, सब ऑनलाइन में चल रहा था और इसका बिजनेस ऑनलाइन में नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये अपना जितना बड़ा बड़ा शोरूम खोल के रखा था भाड़ा पे, ये नहीं चला पाया। अल्टीमेटली 25,000 करोड़ का लोन हो गया, जो इतना बार्डनफुल हो गया कि ये खुद और चला नहीं पाया। फिर ये 25,000 करोड़ का लोन बिग बाजार ने रिपे, सॉरी रिलायंस ने रिपे किया, और रिलायंस रिपे करके अभी सारे के सारे बिग बाजार का ओनर रिलायंस बन गया, जिसको आज हम लोग स्मार्ट बाजार के नाम से जानते हैं। आपके सामने सब एग्जाम्पल्स है, बस कब क्या हो रहा है कनेक्ट कर। हाँ, स्मार्ट बाजार समझ गए सर। चलो छोड़ो, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं जहां से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट किए थे। जस्ट आपको मैं अभी इतना देर से प्रैक्टिकल आइडिया दे रहा था कि कैश मैनेजमेंट इतना जरूरी क्यों, ठीक है। बाकी ये सब जो फॉर्मूला वगैरह हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं ना, ये फॉर्मूला में ज्यादा कुछ है नहीं, ये जस्ट कुछ तरीका है, ठीक है। मेन बात है कि कैश को कैसे मैनेज मैनेज करना है। तो लास्ट दिन मैंने जो बताया उसको मैं और रिपीट नहीं करता, बस इतना मैंने बोला था कि दो अकाउंट होता है, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कैश को कैसे निकाला जाए, ठीक है, और कैश अकाउंट में डाला जाए ताकि बिजनेस का डे टू डे फंक्शनलिटी। फिर कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कैश निकाले, कितना परसेंटेज कम निकाले, ज्यादा निकाले, इसका डिस्कशन मैंने किया था, जिसमें एक मॉडल का नाम था बाउमेल मॉडल। क्या नाम था? बाउमेल मॉडल। ये बाउमेल मॉडल पे मैंने लास्ट क्लास पूरा डिस्कस किया था। मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था बाउमेल मॉडल के ऊपर, ठीक है, ईओक्यू के ऊपर बेस करके कुछ कॉन्सेप्ट भी था।
उसके साथ साथ मैंने एक क्वेश्चन करवाया था और एक क्वेश्चन, सॉरी 2 क्वेश्चन करवाया था, और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन मैंने एज एन होमवर्क दिया था। ठीक है, तो अभी मैं होमवर्क पे नहीं जा रहा हूँ। होमवर्क आप लोग जो लोगों ने क्लास नहीं किया इसको एक बार करना और होमवर्क सॉल्व करके देना, मैं एक साथ चर्चा कर दूंगा। ठीक है, जिन लोग ऐसे मुझे पता है, अनिश इसने किया है, सैनन ने किया है और मेरे को शेयर किया है क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसने किया है डोंट वरी सर, मैं उनको बता दूंगा। सैनन लिख रहा है, सर लास्ट क्लास का होमवर्क करेक्ट है क्या? अच्छा मैं बताता हूँ सैनन, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपका आंसर मुझे जो दिख रहा है इसमें 9 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख। ये सनन आपका आंसर सही है, आपका आंसर सही है। साइज जो है वो 100 लाख का है। वेरी गुड सनन, आपका एकदम सही आंसर है, एकदम सही आंसर है। बाकी लोग भी, बाकी लोग भी अगर किया है वो लोग भी मुझे शेयर करो। ठीक है, और ऐसे तो मैं क्लास में बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले तुम लोगों ने भी क्लास किया नहीं, तेरा भी मिस है, उसका भी मिस है। ठीक है, नहीं था, नहीं नहीं वो घर गया था, तो नहीं था, क्लास में था। अच्छा ठीक है चलो, कर लेना, करके मेरे को एक बार भेजना। अच्छा, मिलर एंड ओर मॉडल, तो 2 मॉडल था, एक मॉडल का डिस्कशन मैंने किया था, दूसरा जो मॉडल है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सब मॉडल क्या है, फाइनेंशियल गुरु है दुनिया भर में, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, ये लोग ये सब मॉडल को डेवलप करते हैं, दे आर ऑल बेसिकली इकोनॉमिस्ट। ठीक है, अब इकोनॉमिस्ट ही फाइनेंशियल मैटर में क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि कब क्या करना चाहिए। अब ये मॉडल को पढ़ो, आपको देखना एक आइडिया लगेगा कि आखिर क्राइसिस सिचुएशंस में इकोनॉमिस्ट का क्या काम होता है। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ये इकोनॉमिस्ट वर्ड ऐसे ही नहीं होता कुछ तो करते ही हैं लोग। चलो देखो, मिलर एंड ओर मॉडल। ठीक है, ओ एच आर भी लिखा जाता है कहीं कहीं, ओ आर आर बोल के भी लिखते हैं, मुझे खुद भी नहीं पता कि एक्चुअली स्पेलिंग क्या है इसका। ओ आर आर ही लिखो, ओ एच आर ना लिख के ओ आर आर लिखो, मिलर एंड ओर मॉडल। ठीक है, लेख ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট হেডিং করে লেখ, বাকি যেগুলো মিস হবে পরে অন্যভাবে ম্যানেজ করে। मिलर एंड ओर मॉडल लिखो, इट इज अ, सर ऑनलाइन में सब लिखना स्टार्ट किए कि नहीं किए? बैठे मत रहो सर, ये सब मेरा लिखा हुआ नोट्स है, कॉपी में होना चाहिए, नहीं तो बाद में समझ नहीं पाओगे। इट इज अ स्टोचेस्टिक मॉडल, क्या बोलते हैं इसको? स्टोचेस्टिक। ठीक है, ऑन कैश मैनेजमेंट, स्टोचेस्टिक मॉडल ऑन कैश मैनेजमेंट। इसे स्टोचेस्टिक क्यों बोलते हैं मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली स्टोचेस्टिक वर्ड का ना एक मतलब होता है, उसका मतलब कुछ ऐसा है कि जो बेसिकली ना मैंने एक जगह में नहीं रहता है, इट्स लाइक अ पेंडुलम टाइप का। स्टॉक मार्केट में भी ना हम लोग इसको यूज करते हैं, स्टोचेस्टिक, रैंडम वेरिएबल जो एक जगह में नहीं रहता, एक जगह में स्टे नहीं करता। तो सिंपल आइडिया के लिए आप इसको लिख सकते हो, तो मैंने गूगल भी कर लिया, इन्वॉल्विंग रैंडम वेरिएबल, स्टोचेस्टिक। ठीक है, तो फाइनेंस इसका क्या नाम दिया, स्टोचेस्टिक मॉडल, माने जो रैंडम वैरी करता है, जो रैंडम। इट एक्नॉलेजेस, it acknowledges the fact that it acknowledges the fact that the cash requirement in a farm মানে, ফার্ম মানে বিজনেস, কোন একটা বিজনেস কে ফার্ম বলা হয়। ঠিক আছে, ফার্ম হাউসের ফার্ম না এটা, এটা হচ্ছে বিজনেসের ফার্ম। सीए फार्म, कॉस्ट फार्म, सीएस फार्म, वो भी फार्म बोलते हैं ना, मैंने वो बिजनेस हाउस को फार्म बोलते हैं। ठीक है, the technology is the fact that the cash requirement
in a farm, so is नहीं, cash requirement in a farm are random in nature, are random in nature. This model is based on control theory, based on control theory. The process of operation operations of this model is captured in the graph below. एक ग्राफ ड्रॉ करो, आपको स्टैटिस्टिक का और अच्छा सा मतलब समझ में आएगा। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? इकोनॉमिक्स में ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इजीली सिखाते हैं, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में ये सब पढ़ाया जाता है। एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस। ছোটবেলায় গ্রাফ পেপার সলভ করেছিলি না স্কুল লেভেলে, এমনি তোদের ভূগোলেও হয়তো থাকে, তাহলে আমরা বলার দরকার নেই। এটাকে এক্স অ্যাক্সিস বলে, এটাকে ওয়াই অ্যাক্সিস বলে। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस একটা ड्रॉ করে इसमें क्या करना पड़ेगा, बीच में से एक लाइन खींचो एकदम मिडिल से। मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कलर करने का एग्जाम में टाइम नहीं भी मिलेगा, मेरे पास है तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा अब में और एक करो, और इसके थोड़ा सा नीचे एक लाइन था, उसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। 3 लाइन है, ठीक है। ये जो बीच वाला लाइन है इसको हम लोग नाम देंगे आरपी। क्या नाम देंगे? आरपी। आरपी माने रिटर्न पॉइंट। ये जो ब्लू लाइन है उसका नाम देंगे यूएल, अपर लिमिट। और ये जो रेड लाइन है इसका नाम दे देंगे लोअर लिमिट, एल एल। सर ब्लू में क्या लिखे है समझ नहीं आ रहा है। अपर लिमिट सर, अपर अपर। एल 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 फॉर क्या होता है? लिमिट, अपर लिमिट। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ समझ गए। अपर लिमिट, रिटर्न पॉइंट एंड लोअर लिमिट, 3 पॉइंट है। अब इस पॉइंट के अंदर ना थोड़ा सा आपको, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है बट फिर भी मैं ट्राई, ठीक है, आप लोग कर सकते हो। थोड़ा सा इजी बीजी करना है, इजी बीजी इन द सेंस, समझा रहे हो क्या इजी बीजी है? बचपन में करते थे ना इजी बीजी। शेयर मार्केट नहीं बताऊंगा, एक्चुअली शेयर मार्केट में ना ऐसे इजी बीजी दिखता है, कुछ इस तरह का देखने में होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये ग्राफ हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर कैश के हिसाब से करूँ, इसको मैं वाइट से ले रहा हूँ। एक्चुअली कैश ना बिजनेस में एक रैंडम वेरिएबल, वो ना हमेशा एक जगह में ठहरता नहीं है, ठीक जैसे मार्केट हिलता रहता है, एग्जैक्टली कैश भी हिलता रहता है। तो ये जो रिटर्न पॉइंट है ये बेसिकली बिजनेस का सबसे स्टैंडर्ड एरिया है कैश का, ठीक है। तो बिजनेस बेसिकली हमेशा कोशिश करता है इस पॉइंट पे अपना कैश को मैनेज करने का, लेकिन सोचना एक चीज होता है और रियल लाइफ में सिचुएशंस कुछ दूसरा होता है। फिर बिजनेस और कोशिश करता है, फिर उसको वापस रिटर्न लाता है रिटर्न पॉइंट पे, फिर कभी कभी उसी रेंज में ये थोड़ा सा और घूमता है, ठीक है। फिर ऐसे घूमते घूमते बिजनेस में और थोड़ा सा ऊपर नीच हो रहा है, ठीक है। फिर ऐसा करते करते कभी कभी ना बिजनेस बहुत अच्छा चलता है तो बिजनेस में ना एक्स्ट्रा कैश आ जाता है, फिर वो सीधा नीचे गिर जाता है, फिर और नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, फिर ऊपर उठ के रिटर्न पॉइंट में आ गया।
ठीक है, जस्ट लाइक जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, निफ्टी जैसे पागल करते हैं। जब आप लोग स्टॉक मार्केट में कभी जिंदगी में ट्रेडिंग करने का आप लोगों को मौका मिले ना, इतना हार्ट बीट धड़कता है, एक एक कैंडल अप डाउन होता है। ठीक है, और उस टाइम पे ना ट्रेडर के छाती पे और स्टेथोस्कोप लगा के एक बार कान में लगा के सुनना, मतलब तुम्हारा कान का पर्दा ना फट जाए। बंदा 10,000 लगाया है, 1 लाख लगाया है, और जैसे ही कैंडल टपाक से गिरा, उसका एकदम छाती से टपाक से ऐसा आवाज निकलेगा ना जैसे छाती फोड़ दिया रे, ऐसा होता है। ठीक है, जेन्युइन बता रहा हूँ। ठीक है एक्चुअली ये तुम लोग मेरे स्टॉक मार्केट क्लास में आके कभी सुबह आके सुनना, सर 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 गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया, ये बाबा क्या हो गया सर, क्या होगा सर सर सर। मैंने इससे पता चलता है कि उसका हार्ट बीट से ही वो ऐसे आवाज निकाल रहा है, वो एक्चुअली वो कुछ वो नहीं बोल रहा है वो ट्रेड लेने के बाद उसका ये सिचुएशन होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर बिजनेस में कैश का एक मैनेजमेंट होने का कोशिश करता है। उसका रिटर्न पॉइंट क्या है, ये येलो लाइन, मैंने बार बार कोशिश कर रहा है कि मेरा कैश बिजनेस में हमेशा वो येलो लाइन पे रहे। लेकिन कभी कभी वो ज्यादा हो जाता है तो क्या करना चाहिए, उसको बोलते हैं अपर लिमिट। कभी कभी नीचे आ जाता है तो उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो ये जो मिलर एंड ओर का मॉडल है ना, ये बहुत सेलिब्रेटेड मॉडल है। लास्ट दिन जो मॉडल सीखे थे वो भी अच्छा मॉडल है, बट ये मॉडल भी कुछ कम नहीं है। जो लोग लास्ट मॉडल पढ़े थे, अगर उसको समझ में आया था तो उसके साथ इसको कंपेयर नहीं समझ में आया था, बिल्कुल नहीं समझ पाए थे, ऑनलाइन भी किए थे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया, एक बार घर पे रिपीट किए थे क्या बाद में, एक बार रिपीट करना। नहीं समझ में आएगा तो मैं वापस समझा दूंगा, यहाँ पर क्लास में और रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ऐसे बैठ के फिर से समझा दूंगा कि क्या समझ में नहीं है। कोई आउट एलियन बात थोड़ी करते हैं सर, सब कुछ समझ में आएगा, थोड़ा इच्छा होना चाहिए। कौन सा हमें दूसरे प्लेनेट में जाना है, सुनीता विलियम्स स्पेस में लटका हुआ है, उससे टफ कंडीशन है क्या, जानते हो? सुनीता विलियम्स कौन है? हाँ, स्पेस में अटक के रखा है वो। अब पता नहीं वो जिंदा लौटेगा कि नहीं लौटेगा, उसके पास और 1 मंथ का खाना है सर्वाइविंग के लिए। उस जो स्पेस जाना भी बोल रहे हैं कि वो टेस्ला का कोई स्पेस एक्स बोल के कुछ है, उससे वो उसको लाने का कोशिश करेगा। ये डिफिकल्टीज तो नहीं है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना भी कोई चीज नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, अगर पढ़ के समझ में नहीं आया मुझे बताओ कि सर क्या पॉइंट में तो प्रॉब्लम हो रहा है। मैं मानता हूँ थोड़ा ट्रिकी पॉइंट था, ऐसा मैं इतना इजी तो नहीं बोलूंगा, बट फिर भी मुझे बताओ सर। अच्छा, अभी जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ, अब समझ में आ रहा है। इसमें तो मैं घर पे पढ़ने के टाइम पे मोबाइल चल रहा था। अच्छा, तो अपर लिमिट, रिटर्न पॉइंट एंड लोअर लिमिट, इस पे एक चीज लिख के रखो, फिर बाद में मैं समझाता हूँ इसको। अभी नहीं समझाऊंगा इसको, बाद में समझाता हूँ, एक क्वेश्चन के थ्रू से समझाऊँ। बस पॉइंट लिख के रखो। ये जो अपर लिमिट है, इस पॉइंट में जब कैश पहुंच जाए तो बोलते हैं कि बाय सिक्योरिटीज। बाय सिक्योरिटीज। और ये जो रेड लाइन है, इस पॉइंट पे अगर कैश पहुंच जाए तो बोलता है कि सेल सिक्योरिटीज। अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। कहाँ लिखा मैंने? जब अपर लिमिट के ऊपर कैश पहुंच जाए, अपर लिमिट में कैश पहुंच जाए तो बोलते हैं बाय सिक्योरिटीज, और जब लोअर लिमिट में कैश पहुंच जाए तो बोलते हैं सेल सिक्योरिटीज। वाई एंड हाउ, ठीक है आगे बताता हूँ। ड्राइंग मेरा कंप्लीट है, बस एक छोटा सा चीज मैं यहाँ पर भूल गया, आप लोग प्लीज इसको कंप्लीट कर दो एक बार। ये जो एक्स एक्सिस है ना, इस पे ना आप एक पॉइंट लिखो, इसको बोलते हैं, ये इस साइड में टाइम मैनेज हो रहा है। ठीक है, और ये जो मैंने ऐसा नहीं कि मैंने क्या मैनेज हो रहा है यही तो पता नहीं चला। इस साइड में है टाइम, समय के साथ साथ कैश का चेंजेस, और इस साइड में है कैश बैलेंस। वाई एक्सिस इज आइडेंटिफाई कैश बैलेंस एंड एक्स एक्सिस आइडेंटिफाई टाइम। टाइम के साथ साथ कैश बैलेंस का चेंजेस। ये ग्राफ आपको बहुत काम का चीज है सर, ये जिंदगी में बड़ा काम आएगा, और आपके पेपर में भी। एक्चुअली जो जिंदगी में काम आए वही कुछ काम का चीज है, नहीं तो बेकार रद्दी है, फेंक दो। एल एल फॉर लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट क्या है, ये स्पेसिफाई करेगा मैनेजमेंट, स्पेसिफाइड बाय मैनेजमेंट।
यूएल क्या है? अपर लिमिट। इसका एक फॉर्मूला है 3RP माइनस 2LL। कहां से आया 3, कहां से आया 2, मुझे नहीं पता। ये मैथ स्टैटिस्टिकल रूल है, ठीक है, मैथमेटिशियन ने बनाया है। आप बस इसको एज ए फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ना डेरिवेटिव्स नहीं सीखेंगे। ये 3 क्यों 2 क्यों, ये स्टैटिस्टिशियंस का काम है। हम लोग फाइनेंस में सिर्फ अप्लाई करते हैं, समझे सर? हमारा काम मैथमेटिशियन या स्टैटिस्टिशियन वाला काम नहीं है, ठीक है। हाँ, किसी को अगर आगे जाके पीएचडी का कीड़ा लटकता है, वो पीएचडी कर सकते हैं। ऐसे आप लोग जैसे सीए सीएस सीएमए के लिए पीएचडी का दरवाजा खुला है। सीए सीएस सीएमए कंप्लीट करने के बाद आप लोग सीधा आईआईएम में अप्लाई कर सकते हो पीएचडी के लिए, सीधा आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। सर इतना हो जाए काफी है। सर तुम्हारे लिए नहीं बोला दर्श, जिसको कीड़ा है उसके लिए बोला। तू क्यों इतना ले रहा है? दर्श बोल रहा है इतना हो जाए काफी है। एक स्टूडेंट था मेरा, वो सीए वगैरह कुछ नहीं करता है, वो एमबीए का पढ़ाई कर रहा है एक प्राइवेट कॉलेज से। तो फाइनेंस के लिए मेरे पास एडमिशन लिया था। तो मेरे को एक दिन बोलते हैं कि सर मेरे को ना पीएचडी करना है। तो मैं बोला पीएचडी किस चीज पे करेगा? तो ऐसा कुछ भारी भरकम नाम बताया, इस चीज पे पीएचडी करेगा। तो एक दिन सीधा ना मेरे को फोन करता है आईआईएम में जाके, ठीक है, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सब इंस्टीट्यूट में जाना ही अपने आप में एक बहुत अलग बात है। वो सीधा आईआईएम चला गया। आईआईएम जाके फिर वहां से मेरे को कॉल कर रहा है, सर ऐसे मैंने आईआईएम में आया, तो ये लोग बता रहे हैं कि पीएचडी करना है, तो आपके पास फाइनेंस का क्या डिग्री है? हम लोग सिर्फ सीए वगैरह के लोगों को ही पीएचडी के लिए ये करते हैं। तो बोलता है तो फिर तो वो सीधा आईआईएम चला गया। तो फिर उसको आईआईएम बोलते हैं कि फिर आपका क्या टॉपिक होगा, क्या प्रोजेक्ट होगा, इसके लिए आपको पहले तो फाइनेंस का डिग्री लेना है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड से, ऐसे, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट फाइनेंस का एक इंडिया का सबसे टॉप माना जाता है। इसके बाद वो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको वो पेपर का प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन लेके आना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग आईआईएम उसको सर्वे करके देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट में पहले कोई पीएचडी है या नहीं है, फिर जाके आपको मैं परमिशन दूंगा। तो बंदा एक प्राइवेट कॉलेज में एमबीए कर रहा है और अपने आप को इतना होनू समझ रहा है कि जैसे वो सारा तीर मार लेगा, ठीक है। फिर मेरे को बोलते हैं सर कैसे होगा, क्या होगा? मैं बोली भाई तू ना पहले सीए इंटर तो एटलीस्ट पास करके दिखा मेरे को, फिर जाके मैं तेरे को सजेस्ट कर सकता हूँ आगे का खेल, ठीक है। तो बंदा, मैंने कुछ लोग इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता है, उनको पता ही नहीं है कि वो कितना पानी में है। सीधा आईआईएम जोका, कोलकाता में आईआईएम जोका कोलकाता, इंडिया का टॉप जो 3 आईआईएम माना जाता है, आईआईएम बॉम्बे, आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम कोलकाता, और सॉरी आईआईएम अहमदाबाद। बॉम्बे नहीं है, आईआईएम बॉम्बे नहीं, आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम कोलकाता, ये 3 आईआईएम सबसे टॉप माना जाता है। मैंने ये 3 आईआईएम में अगर किसी का कैट क्लियर होके एंट्री हो गया, मैंने उसका जिंदगी एकदम स्मूथ रन हो जाएगा, आगे जाके फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, हेडेक बहुत होगा। आरपी रिटर्न पॉइंट, इसका भी फॉर्मूला, ये एक्चुअली जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, ये 3RP माइनस 2LL, एक्चुअली जो लोग स्टैट कभी ना कभी जिंदगी में किया है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से डेवलप हुआ है, ये स्टैट है, ठीक है। 3 मीडियस माइनस 2 मीन, वही कॉन्सेप्ट ये लोग यहाँ पर फाइनेंस में यूज किया है। समझ गया? ये अच्छा, ये आरपी या रिटर्न पॉइंट का फॉर्मूला कोई लोग ऐसे जनरेट किया है, एल प्लस मैंने लोअर लिमिट प्लस थर्ड रूट ओवर ऑफ 3b सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4i। ये स्टैट का फॉर्मूला है, ये भी स्टैट में यूज होता है। 3b सिग्मा स्क्वायर, ये 6 नहीं है सर, ये सिग्मा है, ठीक है, इसको सिग्मा बोलते हैं। इसको मेरा मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, मैं 6 ही बना देता हूँ अल्टीमेटली, कुछ इस तरह के देखने में होते हैं सिग्मा, ठीक है। इट्स नॉट लुक लाइक 6, देखने में ऐसे 6 लगता है, बट इट्स सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा। हाँ 4i, आई है सर, 1 नहीं i, 4i, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लोअर लिमिट के साथ एडजस्ट करके रिटर्न पॉइंट के लिए यूज करते हैं, तो बेसिकली प्योरली एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, ठीक है। हाँ सर, नहीं मैंने बेसिकली 3 रूट ओवर, बाहर नहीं, 3 इंटू नहीं होता, हाँ क्यूबिक रूट, थर्ड रूट है, ठीक है।
मैंने अगर इस रूट को हटा दो तो 1/3 बनेगा, रूट हटा दोगे तो 1/3 बनेगा, मैंने टू दी पावर 1/3 हो जाएगा। अच्छा, वेर बी का मतलब স্যার है, বলছি हाँ আছে बोल, এটার কি কোনো value আছে? কিতা কিতা, এই যে সিগমাটা আছে এটার কি কোনো ভ্যালু আছে? না সিগমার কোনো ভ্যালু এখন নেই, এটা ফর্মুলার পার্ট। বলছি তুই লেখ না, কনভার্সন কস্ট পার কনভার্সন, conversion cost per conversion, sigma square equals to variance of the daily change in cash balance, daily change in cash balance। वेरिएंस एक्चुअली क्या होता है जानते हो? वेरिएंस सब तभी जरूरत होता है कि कितना वैरी करता है डे टू डे बेसिस पे। शेयर मार्केट में भी मुझे ऐसा सिखाना पड़ता है, आप लोग तो फिर भी काफी सब एडुकेटेड बैकग्राउंड से हो और बेस बना के आते हो, फाउंडेशंस पढ़ते हो, बीकॉम पढ़ते हो। वहां पर तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो क्लास 10 के बाद स्टॉक मार्केट से इनकम करना है, 12 के बाद करना है, और मुझे उनको ना ऐसे वेरिएंस सिखाना पड़ता है, कोई वोलेटिलिटी समझाना पड़ता है। तो थोड़ी देर के लिए तो उन लोगों का माथा एकदम गर्म हो जाता है। फिर मैं बोलता हूँ कि सीखना है तो फिर बताऊंगा, बोलते नहीं नहीं सर सीखना है। ये अच्छा बेटा, इतना जज्बात है, सिखाता हूँ, सीखता है। कोई स्टैट का बैकग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने 12th तक पढ़ा है तो क्या बैकग्राउंड होगा, और 12th में भी कोई आर्ट्स पढ़ा है, कोई कोई कॉमर्स पढ़ा है तो भी भूल गया है, पढ़ाई छोड़ दिया है, वो भी सीखता है वेरिएंस, जस्ट इमेजिन। और आप लोग अगर बोलते हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैंने चिंता का विषय हो जाएगा। I इक्वल्स टू डेली इंटरेस्ट रेट। एक लड़का एक केबिल का काम करता है, केबिल का जो लाइन होता है ना, उसका काम करता है, 12th तक पढ़ा है, डेली मार्केट से 5,000 कमाता है डेली। कमोडिटी ट्रेडिंग करता है, स्टॉक ट्रेडिंग करता है, क्या बोलते हैं उसको, करेंसी ट्रेडिंग करता है। कल गोल्ड में 4,500 कमाए ट्रेड करके, नेचुरल गैस से इनकम किया, सब समझने का कोशिश करता है, वेरिएंस, वोलेटिलिटी, एवरीथिंग। उसको जो सिखाओगे वो सीखेगा। कम समझता है लेकिन क्या इच्छा है, मैं तो पागल हो जाता हूँ। आज सुबह इतना बारिश हो रहा था, स्टॉक मार्केट क्लास में कोई नहीं आया, साउथ कोलकाता से कम 15 किलोमीटर दूर जहां साउथ सिटी मॉल है, वहां से आता है। कोलकाता का इतना भीड़, आज तो नौबंद में सेक्रेटरिएट में इतना प्रॉब्लम, उसको कुछ नहीं रोक सकता, उसको सीखने का इतना जज्बात है, वो आएगा, मुझे पता है वो आएगा, रात हो दिन हो फर्क नहीं पड़ता। ये इच्छा जिसमें होना, वो बंदा करता है। एडुकेशनल क्वालिफिकेशंस गोली मार, मेरे पास है, मैं दिखा दूंगा आपको, 12 तक पढ़ा है, केबल का काम का बिजनेस है उसका, लेकिन क्या उसका इच्छा है सीखने की। और लोग क्वालिफाइड होके कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं है, बेकार सरकार है, ये है वो है। जो बंदा करेगा ना, वो क्वालिफिकेशन से नहीं रुकेगा। सीरियसली मेरे पास ऐसा हजारों एग्जांपल रहता है, आपको मैं अभी, ये तो लाइव एग्जांपल अभी चल रहा है इसका। आई इक्वल्स टू डेली इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट है, 8⁻1 मैं आपको एक चीज सिखा दी, थर्ड रूट ओवर जो है डर्टी पावर का पार्ट हो जाएगा। और आप लोगों ने एग्जाम में ना कॉमर्शियल कैलकुलेटर के अलावा और कोई कैलकुलेटर यूज करने नहीं देगा। टू दी पावर हाफ हो तो कैलकुलेशन हो जाता है, बिकॉज रूट का वैल्यू हाफ होता है, वहां से हो जाएगा। लेकिन अगर 1/3, 1/7 ऐसा ऐसा चीज दे दे, तेरे को आता है, आई नो दैट, ठीक है। जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ साथ ये एक सिस्टम कर, ये बेसिकली ये रूट ओवर का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सिस्टम सिखा रहा हूँ सर। बिकॉज एग्जाम में ना, एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो प्लीज एक नोट लिखो, हाउ टू कैलकुलेट डर्टी पावर। अभी काम आएगा, मैं सिखाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट डर्टी पावर। क्या है डर्टी पावर? मैं डर्टी पावर क्यों बोला, जैसे मानो कि वैल्यूएशन है 8⁻1/3, अगर मानो 8 हाफ होता, हाफ का वैल्यू क्या है, रूट है, तो रूट 8 निकालो, हो जाएगा। एक बार रूट देके 8 दबाओ, हो जाएगा। लेकिन 8⁻1/3 कैसे करोगे? और आपके सामने साइंटिफिक नहीं रहेगा जिसमें आप स्क्वायर डाल के 2⁻1/3 करोगे, अलाउड नहीं है एग्जाम में, क्योंकि ये सब कॉमर्शियल एग्जाम है,
साइंटिफिक अलाउड नहीं करता है। तो फिर ये 8⁻1/3 को सॉल्व करने का क्या सिस्टम है? ऐसे माथा में 1/3 हो, 1/7 हो, 1 ऐसा कुछ भी जो 2 के रूट के हिसाब से ना हो, ऐसा ना हो, तो फिर उसमें हर चीज में तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। तो कैसे करोगे? एक स्टेप्स है, मैं स्टेप्स दिखा रहा हूं, आप स्टेप्स को पहले लिखो, फिर आपको मैं करने बोलूंगा। हाथ में जिसका जिसका कॉमर्शियल कैलकुलेटर है निकाल लो, जिसके पास नहीं है वो मेरा यूज कर सकते हो। एक कैलकुलेटर मेरे पास बचा हुआ है, ट्राई कर सकते हो। अभी ऐसे आदत तो नहीं होगा, बट धीरे धीरे आदत होगा। पहले स्टेप्स देखो। टेक रूट ओवर ऑफ, टेक रूट ओवर मैंने बेसिकली रूट ओवर को 12 बार कैलकुलेटर में टाइप करना है। मैंने अमाउंट देके जो अमाउंट रहेगा उसको दबाने के बाद, ठीक है, 12 टाइम्स रूट, रूट ओवर 12 टाइम 8 पर 12 बार रूट, जो वैल्यू आएगा कर दिया, 8 दबा के 12 बार रूट कर दिया सर। जो वैल्यू आएगा माइनस करना 1, फिर जो वैल्यू आएगा उसको डिवाइड कर देना 3 से, फिर जो वैल्यू आएगा उसको +1 कर देना इक्वल देके, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेटर में इंटू इक्वल्स टू, इंटू इक्वल्स टू, इंटू इक्वल्स टू, ऐसा 12 टाइम्स होना चाहिए। कितना है? थैंक यू। इससे तो कॉल प्रोसेस का कॉल डबल लिखे नहीं, आ गया, आ गया तेरे मोबाइल में भी आ गया। वाह, कमर्शियल कैलकुलेटर है तेरा? अरे वाह। आया बताइए का आया, ऑनलाइन में आया सबको? अरे एग्जैक्टली दूसरा हाँ इंटू इक्वल्स टू कतবার ভালো না कौन था? इंटू इक्वल्स टू ইনটু ইকুয়ালস টু বারবার, মানে ইনটু মারবি ইকুয়াল মারবি, একবার কাউন্ট করবি, আবার ইনটু ইকুয়ালস টু দুবার, এরকম করে টোটাল 12 বার ইনটু ইকুয়ালস টু হতে হবে। टू, ठीक है। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि 8⁻1/3 करने से 2 आता है। अब इसे आपके सामने कोई भी डर्टी पावर हो, आप उसको इसी तरह से सॉल्व कर, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल था, ठीक है, समझ में आया? बहुत ही गंदा रूल है, लेकिन कॉमर्शियल कैलकुलेटर में ये ट्रिक्स है, ठीक है। चलो, आप एक एग्जांपल देता हूं, सॉल्व करो और मुझे बताना। हाँ, अगर 7th रूट होता तो डिवाइडेड बाई 7 करते हैं। ये जो डिवाइडेड बाई 3 हुआ, ये 1/3 -1 रूल है, बट ये डिवाइडेड बाई 3 जो है ये बेसिकली जो पावर में है उससे डिवाइड करना। 1/7 था, 1/3 था, तो डिवाइडेड बाई 3 हुआ। अगर 7 होता तो 1/7 करते, ठीक है। हाँ, ये सब सेम है। मैंने रूट ओवर, मैंने अमाउंट अलग अलग जो होगा, 8 की जगह कुछ और भी हो सकता है। 12 बार रूट करना रूल है, -1 रूल है, +1 रूल है, इंटू इक्वल्स टू भी रूल है। डिवाइड किससे करोगे? ये जो पावर में है उस पर डिपेंड करता है, ये फिक्स नहीं है, दिस इज वेरिएबल। और यहाँ पर जो अमाउंट है वो भी वेरिएबल, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा, ठीक है। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन देता हूं, एग्जाम्पल के रूप में करके बताओ। द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये बचपन में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा आपको, थोड़े से स्टैंडर्ड डेविएशन छोटे वाले जगह। The standard deviations of daily cash balance in a firm is 40. The firm management has, the firm's management, the firm का management, the firm's management
has specified that the firm's management has specified that minimum cash balance is rupees 300. The standard deviation of daily cash balance is rupees 40. फर्म ने स्पेसिफाई किया कि डेली 300 का कैश मैनेज होना चाहिए. रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट that can be earned on investment is 9% पर annum. इसका मतलब जानते हो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या होता है? कोई मुझे समझा सकते हो? बोलो. सर जैसे बैंक में एफडी करते हैं वो मेरा रिस्क फ्री है सर इतना मिलेगा ही मिलेगा. वो पैसा हम बेनिफिट के जैसे लॉकिंग पीरियड में हम दोबारा गेन कर सकते हैं, मिल सकते हैं हमको. और उसी तरह से अगर हम मार्केट का बात करें जिसमें हम इक्विटी से पैसा लगाते हैं उसमें कोई गारंटी नहीं. कल वो कंपनी डूब गया तो शेयर का प्राइस डाउन हो जाएगा, हम उसको जाएगा. थैंक यू सर. रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट माने जहां पर मुझे पैसा डाल के वो पैसा मुझे गारंटी मिलेगा, जैसे कि बैंक का पैसा, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स का पैसा, ठीक है, वो सब पैसा मेरा भरने का कोई डर चांसेस नहीं है, वो मिलेगा. इसको बोलते हैं रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट. ठीक है, मैंने अगर मैं मेरा पैसा को ऐसे रिस्क फ्री एरिया में डाल दूं जहां से मुझे वो रिटर्न मिलेगा, वो तो मुझे डालना चाहिए. बहुत लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं. अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के तुम्हारा एनुअल रिटर्न 9% है तो तुम्हारा इतना मेहनत स्टॉक मार्केट में पैसा डालना सब बेकार है. क्योंकि इतना टेंशन लेके शेयर मार्केट से 9% कमाने से अच्छा करता भाई बैंक में ही रख देता. है ना? शेयर मार्केट में पैसा रख के अगर तुम एटलीस्ट 20-25% एनुअली गेन नहीं किया एटलीस्ट, ठीक है, तो फिर क्या ही किया. ठीक है, फिर जाके अपने आप को चलो सक्सेस मान सकते हो कि हाँ चलो मेरा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल है. एटलीस्ट 20-25% तो कमाओ. ठीक है, नहीं 10% कमाया, क्या किया 10% कमा के? बैंक में रख देता, चैन की नींद लेता, है ना, कोई धक धका नहीं, कुछ नहीं होता. समझे? रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट दैट कैन बी अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट इज 9% पर annum. Conversion cost per conversion equals to ₹5. फर्म जो है यूज कर रहा है मिलर एंड ओर मॉडल. ठीक है, अगर ये मिलर एंड ओर मॉडल यूज करेगा तो किस तरह से ये पूरा खेल को मैनेज करेगा? क्वेश्चन दे रहा है आपको, कैलकुलेट द रिटर्न पॉइंट एंड अपर लिमिट. कैलकुलेट द रिटर्न पॉइंट एंड अपर लिमिट. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. एंड क्वेश्चन 2 है, एक्सप्लेन how this model will be operated. How this model will be operated. ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके सामने. तो ऑलरेडी मैं इसका फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट लिखा दिया और यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया, बस आपको सॉल्व करना है. चलो मेरे साथ साथ ही चलो, अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है. आंसर. अच्छा, हमें गिवन क्या है? अच्छा, मैंने आपको सिग्मा बताया था ना, P इक्वल्स टू कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन. सिग्मा इक्वल्स टू व्हाट? सिग्मा का क्या मतलब होता है? वेरिएंस ऑफ द डेली चेंज इन कैश बैलेंस. ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने सिग्मा स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बोला था कि सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू वेरिएंस इन द डेली चेंज इन कैश बैलेंस. एक्चुअली कितना वैरी डेली बेसिस में मेरा कैश बैलेंस होता है. तो क्या मेरे क्वेश्चन में डेली कैश बैलेंस का चेंजेस का वैल्यूएशन दिया हुआ है? कितना है? द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेली कैश बैलेंस इन अ फर्म इज ₹40. ठीक है, तो गिवन क्या है? सिग्मा. सिग्मा इक्वल्स टू 40. ठीक है, अच्छा, और क्या गिवन है? जो जो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो वो करो. लोअर लिमिट कितना है?
मिनिमम कैश बैलेंस कितना मेंटेन होना चाहिए? मिनिमम 300, तो ये लोअर लिमिट हो गया। आई माने इंटरेस्ट ना, इंटरेस्ट आई कितना है? 9% है। तो 9% को एक काम करो सर, इसको ना पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो 9 डिवाइडेड बाई 100 करो, कितना होता है? 0.09। हाँ सही बोला ना? ये तो पूछा, जोर से बोलना, धीरे से बोल रहे हो, चिंता हो गया। मैंने 0.09 बोल सकते हैं ना, तो 0.09 डिवाइडेड बाई कितना साल में मिल रहा है? 300 पर एनम है, तो 365, ये मेरा आई है, ठीक है। अच्छा बी, बी फॉर क्या है? बी फॉर क्या है सर? कन्वर्जन कॉस्ट पार कन्वर्जन, माने एक एक बार में कैश को कन्वर्ट करने में मेरा 5 टका करके खर्चा पड़ेगा, ठीक है। जैसे आजकल यूपीआई में कन्वर्ट करते हैं, उसमें भी एक चार्जेस लगता है, तो बड़े बड़े केस में तो कन्वर्जन कॉस्ट तो लग ही जाएगा ना। तो कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन हो गया मेरा 5 टका, ठीक है। तो जो जो अमाउंट मुझे मिलना चाहिए था, मुझे मोटा मोटी मिल गया है। तो अभी फॉर्मूला में पुट करो, आरपी चाहिए ना हमें, हेलो, वी नीड व्हाट? आरपी। आरपी का फॉर्मूला क्या है? एल एल प्लस थर्ड रूट ओवर ऑफ 3b सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4i, ये फॉर्मूला। अब पुट करके बताओ, मुझे हो जाना चाहिए। लोअर लिमिट 300 है, 3 रूट ओवर ऑफ 3 आपको रूल के अंदर है, b कितना है? 5, और सिग्मा स्क्वायर में हो जाएगा सर 40 का होल स्क्वायर, है ना। और 4i माने 4 इंटू 0.09। अच्छा अगर नहीं, अब बाई 365 को और बाई करने का क्या है? अगर ये 0.09 बाई 365 मैंने डिवाइड के बाई डिवाइड होगा, तो वो उल्ट पलट जाता है ना, तो अल्टीमेटली वो इंटू होके इंटू 365 हो जाएगा, है ना। ये तो बचपन वाला मैथमेटिक्स का रूल है। अगर लगातार 2 बार डिवाइड हो जाए तो फिर वो पलट के इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 0.09 इंटू 365, इसको सॉल्व करके बताओ, ये 3 के अंदर क्या है, रूट के अंदर क्या है, ये सॉल्व करके प्लीज मुझे बताओ, क्या दिक्कत है? ऑनलाइन में जवाब नहीं आ रहा है, बोलो सर। 300 तो समझ में आ ही रहा है, थर्ड रूट भी समझ में आ रहा है, बट रूट के अंदर क्या होगा वो मुझे बताओ। रूट के अंदर कौन है या कितना है, क्या हुआ बताओ। पहले होल स्क्वायर का काम करो, होल स्क्वायर का काम कर लिया, फिर बाकी इंटू करके डिवाइडेड बाई करो ना, 365 से इंटू करो लास्ट में, यानी 40 होल स्क्वायर। हाँ 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 हाँ, चल ठीक है, तो डिजिट में बोल, सही किया है। 2433 तीन तो कितना? 3 है, ओए 6 3 होगा, सही 2 4 6 सही है। जिसका बेसिक कैलकुलेशन नहीं हो रहा है वो प्लीज अपने दोस्त से देखे, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ रहा हूँ। लिख लो फिलहाल। है नहीं এসছে अमाउंट এসছে 40 होल स्क्वायर कॉर इंटू 5 कॉर इंटू 3 कॉर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.09 कॉर फिर इंटू 365 कॉर। वही तो जाओ उचित, अरे लास्ट एक बार देखनी क्योंकि छोटे वाला रॉन्ग करते हैं এগুলো কি এখন রং তো? ये ऑनलाइन में किसी का आया है ये वाला आंसर? अरे रूट के अंदर जो आया है आप लोगों का? हाँ सर आया है। यस ठीक है सर। सर ये बचपन वाला क्लास है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो बचपन वाला मैथ्स टीचर के पास जाओ सॉल्व करवाने के लिए। होना चाहिए सर, इतना तो होना चाहिए। अब मेरा भाई का वो आईएसआई से पढ़ा हुआ टीचर जो था ऐसा ऐसे पढ़ा। कॉस फॉर्मूला याद है ना, तो बच्चे लोग को बोले थे ना कॉस का फॉर्मूला सर याद है, पहले सीखो और फॉर्मूला पूरा रटा है, कितना साल से पढ़ाने से घटा जाता है, वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। पूरा लिख के खत्म।
अच्छा, तो 300 प्लस थर्ड रूट ओवर ऑफ ये अमाउंट जो आएगा। अच्छा, अब क्या करना है बोल। हाँ वही तो, ठीक ही है, ठीक ही है, इससे ठीक ही है। अच्छा, इसका 1/3 अब क्या करना है। अब देखो 300 तो है ही। अब इसको क्या करना है, 2 4 3 3 3 3 3 इसको टू दी पावर 1/3 करो। जब रूट हटता है ना, तो जो थर्ड रूट इधर है उसको टू दी पावर करने से 1/3 हो जाएगा स्क्वायर में, होल स्क्वायर में। ठीक है, यही मैथ्स है। अब इसका 1/3 कैसे करना है वो मैंने अभी आपको सिखाया। जैसे हाँ, कितना बोल बोल। हाँ, वेरी गुड सर। 300 प्लस 292.06 ये आना चाहिए रूट ओवर को सॉल्व करके। मैंने ये डर्टी रूट सॉल्व करके आना चाहिए। एक्चुअली कुछ भी नहीं है, इसको अमाउंट को डालो कैलकुलेटर में, 12 बार रूट मारो, -1 करो, डिवाइडेड बाई 3 मारो, +1 करो, इंटू इक्वल्स टू 12 बार मारो, आंसर आपके सामने रहे। लेकिन इस प्रोसेस में कंसंट्रेशन हिलेगा तो गया। ठीक है, इस प्रोसेस में कंसंट्रेशन हिला तो गया। 292.06, हाँ टोटल आ जाएगा 592.06। ठीक है, टोटल करने से आ जाएगा 592.06। ये हो गया मेरा आरपी। आरपी माने रिटर्न पॉइंट। ठीक है, रिटर्न पॉइंट का आंसर मेरे को मिल गया। और क्या मुझे चाहिए, एक्सप्लेन हाउ दिस मॉडल विल बी ऑपरेटेड। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन एक बात अभी भी बाकी है। अभी भी हमें अपर लिमिट का पता नहीं चला है ना। तो अपर लिमिट का क्या फॉर्मूला है, 3RP माइनस 2LL माने लोअर लिमिट। ठीक है, तो हमें पता है 3 इंटू 592.06 इंटू 2 इंटू लोअर लिमिट कितना है 300, सॉरी -2 इंटू 300 करके कितना आएगा। अच्छा, इसको तोड़ के बताना, 1776 आया है क्या, -600 है क्या, 1176.18 इतना तो आया है ना। ये मेरा अपर लिमिट है। इसका मतलब है ये जो हम लोग अभी तक निकाले हैं, इसका कॉन्सेप्ट को अगर मैं इस ग्राफ के अंदर डालूं ना, अगर इस ग्राफ जो हम लोगों ने बनाया था, ये जो अपर लिमिट है ये होना चाहिए कितना, ये बोलो क्या से अपर लिमिट আসছে না, ওই রুট ওভারটা আসেনি। আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা চলে আসবে, ওটা চলে আসবে, এটা পরে ট্রাই করবি, আসবেই আসবে, 100% আসবে। কিছু প্রসেসে ভুল হয়েছে, ঠিক আছে, এটা লিখে নে, পরে ট্রাই করবি, চলে আসবে। ये तुम लोग आए हैं ना रूट ओवर करके देखा है ना। ठीक यस सर। ठीक, मैंने मेरा कहने का मतलब था ये जो अपर लिमिट है ये बिजनेस का जो आया 17 कितना आया 1176, 1176 ये जो वैल्यूएशन आया ना ये उसका अपर लिमिट है। माने बिजनेस मिनिमम मैक्सिमम इतना कैश उसका चला जाता है। उसका जो रिटर्न पॉइंट है वो है 592.06 और उसका जो लोअर लिमिट है वो है 300। ठीक है, अब बिजनेस हमेशा कोशिश करता है इस पॉइंट में अपने आप को मैनेज करना। बिजनेस ऑलवेज ट्राई क्या करता है, इस पॉइंट में मैनेज करना। जब ज्यादा आ जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, शेयर सिक्योरिटीज खरीद लेना चाहिए। और जब 592 से नीचे आ जाता है तब उसके पास ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट था वो सब बेच के पैसा का जुगाड़ कर लेना चाहिए, नहीं तो बिजनेस चलाना दिक्कत हो जाएगा। समझे। अब इसलिए अब लोग हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है ना, सेकंड क्वेश्चन जो हमें पूछा है वो क्वेश्चन ये पूछता है एक्सप्लेन हाउ दिस मॉडल विल ऑपरेटेड। इसके अंदर आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि कैसे बिजनेस इसको मैनेज करेगा। समझे ना कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब चलो इसको लिखो। सेकेंड क्वेश्चन जो बेसिकली एक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग आंसर है। ये आंसर वही दे पाएगा जो कॉन्सेप्ट जानेगा। ये कोई थ्योरी नहीं है कि तुम रट के जाओगे। अगर आपको मॉडल समझ में आएगा तभी तुम इसका जवाब दे पाओगे। इतना देर तक तो कैलकुलेशन और फॉर्मूला था, इसको रट के जाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सेकेंड क्वेश्चन जो है ये तभी कोई आंसर कर पाएगा जब उसको कॉन्सेप्ट पता हो, नहीं तो वो समझ ही नहीं पाएगा क्या करना है। तो आंसर 2 इसमें लिखो। इसमें केस हिसाब से लिखते हैं सर। केस 1, इफ कैश बैलेंस ऑन एनी डे फॉल्स टू लोअर लिमिट 300, सेल सिक्योरिटीज।
फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फोर्थ रुपीज 292.06 to increase the balance to 592.06। 592.06 क्या है आपका रिटर्न पॉइंट। आपको इतना मिनिमम बैलेंस हमेशा मेंटेन करना है। दिस इज फॉर योर डे टू डे बिजनेस एक्सपेंस, है ना। इतना कैश बैलेंस अगर नहीं है, बिजनेस अगर कभी भी गड़बड़ में आ जाए, आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका कैश बैलेंस 300 में आ जाता है तो आपको आपका जो ऑलरेडी पुराना इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट सेल करके इतना पैसा जुगाड़ करना चाहिए। कितना अमाउंट 592 के लिए जितना चाहिए। 300 यू ऑलरेडी हैव, एक्स्ट्रा यू नीड 292.06 ताकि 592.06 मैनेज हो जाए। तो ये कहां से जुगाड़ करोगे, पुराना इन्वेस्टमेंट सेल करके। जो शेयर में इन्वेस्टमेंट है, डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट है, एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट सेल करके अपना पैसा जुगाड़ करो और बिजनेस में इतना इंतजाम रखो। इन्वेस्टमेंट अगर जरूरत में काम नहीं आए तो इस इन्वेस्टमेंट का क्या करेगा। ये जो लोग आजकल म्यूचुअल फंड सही है करके चिल्लाता है ना। LIC का जो सोचते हैं, ठीक है, LIC में तो जिंदगी में जीते जीते कुछ नहीं है, मरने के बाद ही सिर्फ फायदे होते हैं इसका, ठीक है। शेयर में हम लोग जो पैसा रखते हैं, ये सब क्या है, इमरजेंसी में काम आने के लिए। समझ में आ रहा है सर। तो ये हो गया केस 1। शुरू में मैं आपको जितना कहानी समझा रहा था, अब समझ में आ रहा है मैं क्यों ऐसा कितना कहानी बता रहा था। हाँ, माँ के घर का कहानी, है ना, देश का कहानी, हर तरह का कहानी बताया आपको। और वो कहानी बिग बाजार का कहानी, बायजूस का कहानी, सब कहानी कनेक्ट हो रहा है। मैं कहानी ऐसे ही नहीं सुना था, ठीक है, कुछ कहानी के पीछे कारण होता है। सर केस 2, ओ सॉरी, केस 2, इफ कैश बैलेंस on any day reaches upper limit of 1176.18, ठीक है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो गया, एक्स्ट्रा पैसा माने इतना आपका बिजनेस में जरूरत नहीं है, तो क्या करोगे, बाय शेयर्स और सिक्योरिटीज, सच दैट कैश बैलेंस आपका नीचे आ जाए। कैश बैलेंस फॉल्स टू 592.06। एक्स्ट्रा पैसा है तो इन्वेस्ट कर दो, देख देख के मरना थोड़ी है। पैसा हाथ में ज्यादा रख के कोई फायदा नहीं है, गलत चीज में चला जाएगा। उससे अच्छा एक्स्ट्रा कैश आ जाए, इन्वेस्ट करो। आप लोग ये सब छोटा छोटा आदत बनाओ। कुछ ऐसे बैंक अकाउंट यूज कर सकते हो अगर शेयर वगैरह में नहीं जाना है अभी, ठीक है। कुछ बैंक है वो ना आपका एक्टिव इनकम में ना इंटरेस्ट अच्छा देता है, वैसे ऐसे बैंक में आप छोटा छोटा पैसा रख सकते हो। हाँ, AU देता है, कोटक बैंक देता है, ठीक है। कुछ बैंक्स है वो ना 7% 8% सेविंग्स में भी देता है। तो आप क्या करोगे, सपोज आपको जो पॉकेट मनी मिलता है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पॉकेट मनी मैंने आपका जो खर्चा आपको मिलता है, सपोज आपको एवरी मंथ 10,000 आता है। उस 10,000 में से आप खर्चा कर लेते हो 8,000, 1,000 टका आपका इधर उधर का खर्चा, मानो 1,000 1,500 आप बचाते हो, ठीक है। जो आपका एवरी मंथ बचता है, तो आप एक 5,000 का कहीं पर भी ना एक FD बनाओ। FD माने वो FD ना कभी भी ऐसा बनाओ, क्योंकि देखो आपके लिए तो पैसा हमेशा रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो आप लोग ऐसे रखो कि वो FD में ना ऐसा कुछ बैंक ऐसे हैं जो ऐसे FD ना कभी भी तोड़ सकते हो, पेनल्टी नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे कोटक बैंक में ऐसा एक देखा मैंने, ठीक है। तो वहां पर तुम्हारा वो जो 5,000 रहेगा ना, जितना दिन तक वो 5,000 रहेगा, वो 5,000 में तुमको 7% इंटरेस्ट मिलेगा एनुअल लेवल में, सेविंग्स की तरह, ठीक है। और कभी भी तोड़ सकते हो, यू कैन डू दैट। इस तरह से आपका फंड अगर 5,000 का 7% कितना होता है, 350 टका। तो अगर 350 भी कौन फ्री में देता है ना। आपका एक मंथ का फोन का रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कैश को मैनेज करना अगर अभी से छोटा छोटा अमाउंट से ही लोग सीखते हैं, ठीक है। ये सब मेरे को आता था, मैं जब स्टूडेंट था ना मैं करता था। मेरा स्टूडेंट लाइफ से, मेरा कोटक का अकाउंट स्टूडेंट लाइफ से, ठीक है। उससे पहले मेरा एक सिंगापुर का एक बैंक आया था उस टाइम पे। अभी तो बहुत हाई फाई है इसलिए मैं ओपन नहीं करता उसको। उसका नाम है DBS बैंक बोल के, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा बैंक है वो ना। एक्चुअली वो बैंक का यूज मैं क्यों करता था, एक्चुअली उसको अगर किसी को रेफर करो तो आपके अकाउंट में 200 रुपये आएगा।
ठीक है, डीबीएस सिंगापुर, ठीक है। तो इसलिए मैं ना बहुत लोगों को, दोस्तों को बोलता था ए डीबीएस बैंक में अकाउंट खोलो, रेफर किया, दोस्त क्या हुआ सर बोलो, ठीक है, डीबीएस बैंक में पैसा खोलो 200 टका आएगा, ऐसा करके करे ना, मैं कम से कम 1000 टका सिर्फ लोगों को अकाउंट रेफर करके कमा लिया था। और मेरा भी कुछ पैसा उसमें डाल दिया था, स्टूडेंट अकाउंट था, ठीक है। तो मेरे को ये सब से ना बड़ा मैंने इंटरेस्ट था, तो मैं भी बोलूंगा कि आप लोग भी ये सब ढूंढो, ठीक है, कहाँ क्या मिल रहा है। और थोड़ा बहुत इसमें से जो भी इनकम करोगे आपको कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, बैंकिंग फाइनेंस में कॉन्फिडेंस आएगा, कहाँ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, आइडिया आएगा, ठीक है। पैसे से तो आप लोग जो आपका जरूरी चीज है वो तो करोगे ही, लेकिन ये फाइनेंशियल नीड के भी आपको थोड़ा सा मैंने एबीसीडी आना चाहिए। चलो ठीक है, नहीं तो बोलेगा बैंक का एग्जाम एडवर्टाइजमेंट कर। अच्छा, इफ कैश बैलेंस lies between lower limit and upper limit, no action is taken. No action is taken. अगर ये अपर और लोअर के बीच में रहता है तो हमें कुछ भी नहीं करना। मेरा कैश बैलेंस ठीक है, मैंने 592 एंड 300 के बीच में है, इट्स ओके, नो इशू, इतना तो चलता है। समझ में आया? ऐसे करना है कैश मैनेज। अब ये तुम कंपनी लेवल में सोच रहे हो, मैं तुमको इंडिविजुअल लेवल में भी इसका एप्लीकेबिलिटी क्या कर सकते हो आपको मैंने बताया। तो प्रॉपर कैश मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। कोई बोलेगा सर एक्स्ट्रा कैश है तो कहीं बिजनेस में डाल दे, अनिल अंबानी का हालत सुनो, अनदर बड़ा एग्जांपल है इस केस का। अभी इसके बारे में बात हो रहा था, पैसा बिजनेस होने से ही बिजनेस नहीं बनता। अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के साथ जब उनका सेपरेशन हुआ, मैंने पापा का, उनके पापा का डेथ के बाद, धीरू भाई अंबानी, द ग्रेट ग्रेट बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, उनके डेथ के बाद ये दोनों पार्टीशन कर दिए। पार्टीशन में अनिल को भी कुछ बिजनेस मिला, मुकेश को भी कुछ बिजनेस मिला। जिस टाइम भी ये बिजनेस पार्टीशन हुआ, ऑन दैट टाइम अनिल अंबानी का बिजनेस का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा था, मुकेश अंबानी का बिजनेस का वैल्यूएशन उस हिसाब से कुछ भी नहीं था, मैंने कॉम्पेयर इवन ऑन दैट टाइम। अगर तुम उस सेम टाइम पे अनिल अंबानी का डेटा चेक करोगे तो वो वर्ल्ड का टॉप 50 में आता था, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस वैल्यूएशन। और उसके पास कैश भी बहुत था, इतना कैश था कि उसने क्या किया उस टाइम पे, ऐसे ऐसे बिजनेस को परचेस किया जो उनको करना ही नहीं चाहिए था। मैंने बेसिकली एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रोथ करने की जगह वो बस पैसे से अलग अलग बिजनेस को सिर्फ खरीद रहा है, ठीक है, वजह अपना जो कोर बिजनेस है उसमें कोई फोकस ना करे। यानी उनका मानना था ऐसा कि अपना अपना बिजनेस तो चली जाएगा, उल्टा मैं जो भी है कॉम्पिटिटर सबको खरीद लेता हूँ। क्या हुआ, कौन किसको खरीदा? कल से परसों का रिपोर्ट है, अनिल अंबानी को 5 साल के लिए शेयर मार्केट से बैन कर, 2 साल पहले उसके ऊपर बैंकरप्सी फाइल हुआ था, 500 करोड़ का बेल अमाउंट देना पड़ा, वो भी मुकेश अंबानी जाके देके उसको छुड़ा के लेके आया। उसका माँ पहले मुकेश अंबानी के साथ रहता था, कोकिला बेन, ठीक है। अभी अनिल का हालत इतना खराब देख के माँ बोला कि बेटा का इतना ऐसा बुरे हालत में मैं छोटा बेटा के साथ रहूँ, तो छोटा बेटा के साथ रहे। सीरियसली मैं आपको घर का बात कर रहा हूँ, मेरे को कैसे खबर मिला पता नहीं, बट ये सब मेरे को आजकल खबर मिल रहा है। जो भी हो सिचुएशन, देखो फाइनेंशियल वर्ल्ड का खबर तो मिल ही जाता है, बाकी पर्सनल गॉसिप यूट्यूब में चलता रहता है। सिमिलर काइंड ऑफ कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर देके रखा, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा है साक्य लिमिटेड का, ट्राई करेगा, करो। साक्य लिमिटेड has following data for your consideration. The minimum cash balance is rupees 8,000. Variance of daily cash flows is 40 lakh, equivalent to standard deviations of rupees 2,000 per day. The transaction cost for buying and selling securities is 50. The interest rate is 0.025% per day. You are required to formulate decision rule using the Miller and Orr model for cash management. बताओ, यही कॉन्सेप्ट से अभी क्लास किया हम लोग। सिग्मा स्क्वायर फाइंड करो, लोअर लिमिट फाइंड करो, सिग्मा फाइंड करो, बी फाइंड मैंने कन्वर्जन कॉस्ट फाइंड करो और इंटरेस्ट फाइंड करो। जो जो तुम्हारा जरूरत है वो फाइंड आउट करो पहले, फाइंड करने से हो जाएगा सर।
चलो मैं करता हूँ। मैं इसको रफली कर रहा हूँ। लोअर लिमिट कितना है? 8,000. 8,000। सिग्मा स्क्वायर 40 lakhs। सिग्मा ओए इक्विवेलेंट टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2000 पर डे। सिग्मा है 2000 पर डे। मैंने इसको लिखने का जरूरत नहीं है, सिग्मा का मतलब वही होता है। बी कितना है? बी माने कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स कितना बोला? 50। और आई कितना है? 0.025 दे दिया तो 0.025 पुट करो फॉर्मूला में। लोअर लिमिट प्लस थर्ड रूट ओवर ऑफ 3b सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4i Return point 9842.30. कितना? 9842.30. 9। नहीं. क्या गड़बड़ किया देख ठीक से। सर इक्वल्स टू, अच्छा लोअर लिमिट कितना है? 8,000। थर्ड रूट ओवर ऑफ 3 इंटू बी कितना है? 50। 3 इंटू 50 इंटू सिग्मा स्क्वायर तो दे दिया है, तो सिग्मा स्क्वायर को और होल स्क्वायर क्यों करेंगे? बात समझे? हम लोग इससे पहले सिग्मा स्क्वायर क्यों करते थे? क्योंकि हमें डेली डेटा मिलने से फिर हमें उसका स्क्वायर करना पड़ता है। मेरा कहने का ये तो वेरिएंस दे ही दिया था। वेरिएंस ऑफ डेली कैश फ्लोज इज 40 लाख, ये ऑलरेडी गिवन है, इसको और होल स्क्वायर मत किया करो। वेरिएंस का मतलब ही होता है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है? और सिग्मा स्क्वायर का डेटा दिया है आपको, सिग्मा है आपका 2000, ठीक है? तो यहाँ पर तो ऑलरेडी सिग्मा स्क्वायर दे दिया है, तो फिर आप उसको और स्क्वायर के पीछे मत भागो ना सर। मैंने 40 लाख ना ऑलरेडी गिवन है आपको, समझे ना आप लोग? डिवाइडेड बाई 4 इंटू आई, आई मैंने 0.025 आपका इंटरेस्ट है। अब इसको जब तुम डिवाइडेड बाई 100 करोगे, ये पर डे का इंटरेस्ट दिया है। हाँ सर, ये जो इंटरेस्ट है ये पर डे का है। अब तुम इसको 365 के साथ कनेक्ट करो। मतलब मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि 4 इंटू आई में आना चाहिए 0.00025, क्योंकि ये तो पर डे का दिया है। फिर इसको परसेंटेज को डिवाइडेड बाई 100 करने से फिर जाके हमें वो पॉइंट का फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है? ये होना चाहिए सर। ऐसा करने से आपका 8,000 प्लस थर्ड रूट के बीच में क्या आना चाहिए बोलो तो? इसमें आना चाहिए बहुत बड़ा अमाउंट आना चाहिए, 2 4 बहुत बड़ा आएगा। 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आई थिंक 11 0 होना चाहिए 6 के बाद। Yes sir. कितना? 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 6 के बाद 11 0 आना चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये रूट के अंदर होना चाहिए। ये इक्वेशन अगर सॉल्व कर लेते हो कटा नौटा में 11টা। তো ইন্টারেস্ট ভুল করছিস, ইন্টারেস্টটাকে ভেঙেছিস। এটা ইন্টারেস্ট পার ডে দিয়েছিল 0.025% পার ডে, তাহলে এটাকে পার্সেন্টেজে কনভার্ট করলে ডিভাইডেড বাই 100 করতে হয়, তখন এটা কত হবে? 0.00025 হবে। বুঝতে পারলি? এটা তো হোল নাম্বারে দিয়েছে না, তাহলে আমাকে পার্সেন্টেজে করতে গেলে ডিভাইডেড বাই 100 করতে হবে। ডিভাইডেড বাই 100 করলে তখন ইন্টারেস্টটা হয়ে যাবে 0.00025, তখন এটা তোর অটোমেটিক্যালি 11টা শূন্য চলে আসবে। तो फिर अब तुम्हारा इसको और करके मेरा आ जाएगा 8,000 प्लस। अब हमें क्या करना है? अब वो वाला काम करना है, ठीक है? मैंने कैलकुलेटर में ये इजी है सर। कैलकुलेटर में सिंपल, पहले तो आप 6 के बाद 11 0 मारो, फिर
7 5 6 7 8 9 10 11 टू दी पावर 1/3 कितना आया? 8000 प्लस 8604 राउंड कर दे 8604 ये होना चाहिए सर। ये 6 के बाद जो 11 जीरो आया है ना सर टू दी पावर 1/3 करके आपका आंसर आना चाहिए 8604 8604 होना चाहिए। आया है ऑनलाइन में सबका? यस सर। थैंक यू सर। कितना आया टोटल करके? 16,000 16,604 16,604 तो फिर 3 आरपीएम मिल गया होगा। सोलह हजार छह सौ चार। अब आपको क्या करना है? अपर लिमिट चाहिए। अपर लिमिट के लिए क्या करना है? ये क्या है? 16,604 क्या है? आरपी है। दिस इज माई आरपी, मैंने रिटर्न पॉइंट इतना मेंटेन करना है। और अपर लिमिट क्या करना है? अपर लिमिट कैसे आएगा? 3 आरपी माइनस 2 एल एल। 3 इंटू 16,604 माइनस 2 इंटू लोअर लिमिट कितना है रे? ठीक है, कितना हुआ? 33,812। दिस इज द आंसर। थोड़ा मेहनत लगता है और कुछ नहीं, बस वो मिरर एंड ओर का मॉडल को याद रखना, और बाकी जो है वो तो बचपन वाला काम कोई भी कर सकता है। हाँ, कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है, कॉन्सेप्ट ही मेन चीज है। कैलकुलेशन में क्या रखा है कोई भी कर सकता है, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल प्लस माइनस आना चाहिए। मेन खेल तो मिलर एंड ओर को पता होना चाहिए, कैश मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बस इतना पता करना मेन है। बाकी जो इसके ऊपर लोड नहीं करना है, सॉल्यूशंस पे क्या लोड लेना, ये तो बचपन वाला बात है। लोड लेना है तो कॉन्सेप्ट पे लोड लेना है कि भाई मिलर एंड ओर क्या है, कैश मैनेजमेंट क्या है, वो लोड लेने का चीज है। कैलकुलेशन तो जैसा आएगा वैसा करना है। और बस ये बीच बीच में थोड़ा सा ये से मैंने वियर्ड चीज आ जाता है, ये 1/3 को कैसे सॉल्व करें, वो मैं उसका भी सोल्यूशन में बता देता हूँ कि क्या करना है नहीं करना है। रब कर दो सर। ये एक्चुअली मैंने जैम में नहीं किया, तो इसको मुझे ऐसे ही रब करना पड़ेगा। जैम में करने से रह जाता है, ये तो मैंने जस्ट ऐसे ये वाला पेन से किया रफली। रब कर रहा हूँ, जिन लोगों का नहीं हुआ है फोटो ले लो, अगर किसी ने नहीं कर पाया अभी तक फोटो ले लो। अच्छा नेक्स्ट। अच्छा इस चीज से क्या समझ में आया वही लिख लो, पता है ना? क्या लिखोगे? बोलते बोलते लिखो फटाफट। डिसीजन रूल। डिसीजन रूल क्या होगा? इफ कैश बैलेंस ऑन एनी डे, if cash balance on any day falls to lower limit 8,000, क्या करना है? सेल सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी सेल करके पैसा का जुगाड़ कर लो फ्रॉम दी इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं ना, सारा पैसा को जमा के दबा के बैठ जाते हैं। अरे भाई क्या करेगा दबा के बैठ के ठीक है, पैसा को मोबिलाइज होने दो। पैसा दबा के पैसा नहीं बढ़ता। मेक मनी फ्रॉम मनी। सेल सिक्योरिटीज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ₹4 कितने का चाहिए? कितने का चाहिए सर? 8604 का। टू इंक्रीज द कैश बैलेंस, टू इंक्रीज द कैश बैलेंस अप टू आरपी, है ना? मैंने आरपी पॉइंट तक पहुंचना है, दैट इज 16,604। ये केस 1 है। और केस 2 क्या है? इफ कैश बैलेंस .
lies between LL and UL, no action is taken. कैश बैलेंस अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में है, कुछ भी नहीं करना है। और केस 3 क्या है? इफ कैश बैलेंस और एनी डे रीचेस अपर लिमिट, लिखो प्लीज, मेरे यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसको रब करके लिख रहा हूँ। इफ कैश डे इन एनी बैलेंस एनी डे, वही जैसा पहले भी लिखा था सर, सेम टू सेम थिंग हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा माथा नहीं लगा रहा हूँ। इफ कैश बैलेंस ऑन एनी डे रीचेस अपर लिमिट, दैट इज 3000 कितना है सर? 33,481 33,482 812। अगर किसी दिन आपका कैश बैलेंस 33,812 तक पहुंच जाता है, ज्यादा हो गया ना, मेरा जरूरत है 16,604 का, एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो क्या करना है? बाय शेयर और सिक्योरिटीज सच दैट कैश बैलेंस फॉल्स टू 16,604। ज्यादा कैश का भी क्या करोगे? अचार डालोगे क्या? इन्वेस्टमेंट करने से जरूरत में काम आता है, ऐसे करना है। एक होमवर्क दे रहा हूं सर, लिखने का जरूरत नहीं है, ये मैं शेयर करता हूं आपको। ये आनंद टॉयज का एक क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें बाउमेल मॉडल यूज करना है, ठीक है? ये बाउमेल मॉडल यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। और बाउमेल मॉडल के लिए पिछले वाला क्लास जिनका नहीं हुआ है उसको एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं तो बाउमेल मॉडल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जिसको बाउमेल मॉडल लास्ट क्लास में समझ में नहीं आया था, एक अनदर चांस है, वो बाउमेल मॉडल को समझने का एक और प्रयास करें, ठीक है? प्लीज ट्राई करो, समझ में आएगा सर, ठीक है? आज वाला क्लास समझ में आया वो तो ही को, लेकिन बाउमेल समझ में नहीं आया, एक अनदर चांस है। अगर वो नहीं करोगे तो फिर बाउमेल आज सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? एक्स्ट्रा क्लास एक रहेगा कब? थर्सडे को। थर्सडे वाला एक्स्ट्रा क्लास में मैं आप लोगों को ना कैश प्लानिंग सिखाऊंगा, ठीक है? जिसमें कैश बजट मैम कराए आप लोगों को, कैश बजट कॉस्टिंग में कराते हैं ऐसे, करवा दिया? तो कैश प्लानिंग के ऊपर एक कैश बजट मैं भी कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि फाइनेंस में कैश के ऊपर थोड़ा बातचीत होता है प्लानिंग के, इसलिए एक कैश बजट मैं भी कराऊंगा, ठीक है सर? आज इतना ही है, थैंक यू, बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट। बाय बाय सर, सर, गुड नाइट। बाय Bye, सर, sir. गुड नाइट, Good night, ओके। sir. सर हाँ सर, बोलो।